बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। कुछ लोगों का वीकेंड जो है वो कल स्टार्ट हो गया था, कुछ का वीकेंड जो है वो आज स्टार्ट होगा। और वीकेंड पे हम हमेशा तलकीन करते हैं कि आपने रेस्ट करना है, अपने बॉडी को रिलैक्स करना है, अपनी रूटीन को जो है वो तोड़ देना है और अपनी फैमिली को टाइम देना है। नाज़रीन, मौसम तब्दील हो रहा है, मौसमी जो बीमारियां हैं वो लोगों पे अटैक कर रही हैं। हमारी बदएहतियातियों की वजह से हम जब ठंडे मशरूबात नहीं छोड़ते और इस तरह की मज़ीद जो हम बदएहतियातियाँ करते हैं, इसकी वजह से बीमारी जो है वो इस मौसम में हम पे ख़ास तौर पर अटैक करती है। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। नाज़रीन, वीकेंड पे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हालात हाज़िरा पे तफ़सीलन गुफ्तगू करें, करंट अफेयर्स पे जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स पे गुफ्तगू करें, पाकिस्तान के जो रीजनल मसाइल हैं, पाकिस्तान के इंटरनल मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू करें। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर अमजद बुखारी, जो कि एडिटर हैं रूही टीवी के। इनसे तफ़सीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इनके साथ हमारे साथ दूसरे गेस्ट डॉक्टर आबिद रोंगा साहब होंगे, जो कि गवर्नमेंट अलमदार कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं। इनसे ज़्यादा तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे कि बच्चे जो हैं वो अदब से इतना दूर क्यों हो रहे हैं, किताब से दूर क्यों हो रहे हैं। तफ़सीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, तफ़सीलन ज़रा आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का। पाकिस्तान जो है वो जहाँ पर बड़ी कामयाबियाँ समेट रहा था इंटरनेशनल अपने फ्रंट पर, यूएसए के साथ, चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो रहे थे, वहाँ पर अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर जो था इंडिया के साथ, वो तो उधर हालात कुछ कशीदा थे, लेकिन अब वेस्टर्न बॉर्डर भी हमारा स्ट्रेन का शिकार है। आप क्या देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हम तो बड़े अरसे से ये समझते थे हमारे भाई हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, हमने हेल्प भी की उनके जब हालात ख़राब थे, अपना पेट काट कर उनकी हेल्प की, लेकिन हम हालात कशीदा क्यों हैं उस बॉर्डर पर? देखिए, हम आज भी ये समझते हैं कि अफ़गानी हमारे भाई हैं। हम हमारा अफ़गानी से रिश्ता नहीं कर सकता। बॉर्डर के दोनों तरफ जो है ट्राइब्स हैं, अफ़गानी ट्राइब्स हैं, वो रहते हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, आते जाते हैं और तवील अरसे से ये कनेक्शन है और ये बरकरार रहेगा। इस वक्त जो वहाँ पर तालिबान रजीम है, जो ख़ुद इसको दुनिया अभी तस्लीम भी नहीं कर रही, ये उनके साथ इशू है। पहले हमें टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ इशू था और हम ये वहाँ कहते रहे कि भाई आप अपनी सरज़मीन को बैरूनी सरगर्मियों में, दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने से रोकें। इस हवाले से काफ़ी सारा हमने ज़ोर दिया। 850 के करीब रासले भेजे हैं उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल पिछले अरसे के दौरान, ठीक है ना जी। और इसके अलावा हमारे वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर ख़ारजा भी गए, जाके वहाँ बात की। फिर दोहा में जो है एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें तालिबान रजीम ने इसकी गारंटी की कि वो अपनी सरज़मीन को रोकेंगे, कहीं दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से कार्रवाइयाँ उसी तरह जारी हैं। अब ये जो ताज़ा सूरत हाल है, इसमें टीटीपी के साथ साथ जो वहाँ तालिबान रजीम है, उसने भी जो है शिद्दत पसंदी अख्तियार की है और पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं। तो ज़ाहिर है हमने उसका जवाब देना है। अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की रिलेशनशिप की तारीख़ को ज़रा देखें तो ये इसमें बहुत उतार चढ़ाव हुआ है और ये आज का मामला नहीं है। पाकिस्तान जब बना था और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त दी थी, तो अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने इस पर जो है हमारे ख़िलाफ़ वोट दिया था और मज़ामत की थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अगर मैं इसको मुख्तसर करता जाऊँ तो 50s और 60s की दहाई में भी अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सरहदों पर हमले हुए। बाजोड़ एजेंसी पे हमला किया गया और हमारे ट्राइबल एरियाज़ में भी हमले हुए। अच्छा, फिर 1978 में आए जब ये इन्वेजन हुई और रूस यहाँ आया। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं, हमेशा ये हम कहते हैं ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारे उसके साथ रिश्ते बड़े मजबूत हैं, आज भी हम ये कहते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि ये एक जो बॉर्डर है, ये ड्यूरेंट लाइन थी जी, 1893। अच्छा, वो इसको ना दिल से तस्लीम नहीं कर रहे इस बॉर्डर को। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब सी बात है। हमारी भारत के साथ मामला क्या है, वो भी पाकिस्तान की तश्कील को तस्लीम नहीं कर रहा ना, वो दिल से मानने को तैयार नहीं है। और अफ़गानिस्तान अगर वो ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर तस्लीम नहीं करेगा तो ज़ाहिर है फिर मसाइल होंगे। एक तो ये इशू है उनका। दूसरा, वो ये समझते हैं कि हम जो जंग है उसको खींच कर अफ़गानिस्तान में लाएँ। अच्छा, अगर इसको भी गौर से देखें तो क्या हमने रशिया को दावत दी थी कि वो अफ़गानिस्तान में आके हमला करे? बिल्कुल। हम कैसे ला सकते थे इस जंग को खींच के? अब अगर रूस वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर आ गया, उसने आके वहाँ कब्ज़ा कर लिया, अटैक कर लिया, तो
हमें तो अपनी फिक्र पड़ गई ना कि हमारे भी वार्म वाटर्स थे। जाहिर है इसका अगला मरहला जो है वो पाकिस्तान होगा। वो आया किस लिए था? अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए। उसकी कोशिश थी कि वो वार्म वाटर्स तक जो है एक्सेस हासिल करे। तो वो जो सूरत हाल थी, अब एक तो ये मंजर होना था कि हम खामोशी से बैठे रहते और रूस का वहाँ कब्जा बरकरार रहता। दूसरा ये था कि अमेरिका भी एक सुपर पावर है, उसने भी रेजिस्ट किया इसके खिलाफ और वो यहाँ आया और हमने मदद की। बिल्कुल, रूस का कब्जा छुड़वाने में पाकिस्तान ने मदद की अफगानिस्तान की, तो वहाँ से रूस का कब्जा ख़त्म हुआ। फिर अमेरिका अगर वहाँ आया था जंग लड़ने के लिए, अमेरिका के बराह रास्त वहाँ तालिबान से और वहाँ के लोकल सारे जो लीडरशिप से उनसे ताल्लुकात बन गए, तो अमेरिका यहाँ मौजूद रहा और उसने अपने असले को समेटने की कोशिश की, सारी कार्रवाइयों को वापस ख़त्म करने की कोशिश की। तो उसमें हमारा कहाँ हाथ रहा? हम तो एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे थे और अफगानियों के हक़ में। फिर आप देखें कि जब ये जंग हुई है तो तकरीबन 50 लाख लोग जो है वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और यहाँ आके बैठ गए कि हम पनाह गुज़ीन कैंपों में बैठे हुए हैं और जैसे ही वहाँ हालात साजगार होंगे हम वापस चले जाएंगे। हमने उनको वार्म वेलकम किया। उन पनाह गुज़ीन कैंपों में बैठे हुए लोगों ने पूरे मुल्क में कारोबार शुरू कर दिए, शादियाँ कर लीं, रिश्तेदारियाँ बन गई, उनको कहीं आने जाने में रुकावट नहीं थी। यहाँ उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए। आप देखें ना कि सारे सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए। तो हमने फिर भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, खामोशी से कबूल किया कि चलें भाई हैं वो, हमारे साथ एक ताल्लुक़ है। लेकिन अगर पाकिस्तान के ऊपर हमले हों और हमले बराह रास्त अफगानिस्तान से हो रहे हों, सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क, अब हम पाकिस्तान का इम्पैक्ट दुनिया में क्या है? दुनिया में पाकिस्तान का इम्पैक्ट ये है कि हम एक मजबूत दिफा रखने वाले मुल्क हैं। हम गारंटी दे रहे हैं और मुल्कों को कि भाई हम आपका दिफा करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम अपनी सरहदों का दिफा नहीं कर सकते तो हम कैसे दिफा करेंगे बाकी जो है मुल्कों का या बाकी कौमों के लिए साथ खड़े होंगे? तो हमें इस इम्पैक्ट को ठीक करना है ना, बरकरार रखना है कि हम एक मजबूत कौम है। बिल्कुल। तो हमारी मजबूरी है कि भाई हम आपके साथ इस तरह नहीं गुजारा कर सकते कि आप पाकिस्तान की वजूद पर जो है वो सवाल उठाते रहें और पाकिस्तान पर हमले करें, पाकिस्तान की सरहद पर हमले करें, सरहद के अंदर आगे हमले करें। तो उसका जवाब तो हमने देना है। और आयरॉनिकल है कि इंडिया जो है वो ये कहता था, कल तक इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, टेररिस्ट रजीम कहते थे। आज वही, क्योंकि अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो आज वो वहाँ पर उनकी पुष्पनाही भी की जा रही है इंडिया की तरफ से, अपने एम्बेसीज को भी दोबारा बहाल किया जा रहा है, फॉर्मली उन्होंने रिकग्नाइज़ किया। तो ये जो गठबंधन है इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मोदी ने आपको याद है कहा था कि जी मैं ये जो अभी जंग हुई है इसको भूलूंगा नहीं, इसका जवाब दूंगा। बिल्कुल। और अब जो है वो जंग बराह रास्त फौज से होगी। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि वो एक प्रॉक्सी वार थ्रू अफगानिस्तान लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है और आधा जवाब तो आपने खुद दे दिया कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त हो जाता है। तो वो एक तो ये है कि उन्होंने काफ़ी अरसे से वहाँ शह दी। ज़रा तालिबान को सोचना चाहिए कि जब से वो इस जंग में शरीक हुए पाकिस्तान उनके साथ खड़ा था। बिल्कुल। अच्छा, फिर जब उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा था दुनिया भर में, उस वक्त भी पाकिस्तान ने सपोर्ट की। बिल्कुल। आज भी अगर थोड़ा सा मुवाजना करके देख लें तो अफ़गानिस्तान में अनाज की तमाम फरहमी पाकिस्तान से होती है, खादें यहीं से जाती हैं, सीमेंट यहीं से जाता है। आप अगर रिश्ते बढ़ा रहे हैं भारत से तो भारत से आप हासिल क्या करेंगे? बिल्कुल। सिवाय दहशतगर्दी फैलाने के, जिसका एक बड़ा मंबा है भारत। आप अफगानिस्तान भारत से क्या हासिल करेगा? कुछ भी नहीं। अभी तो बॉर्डर भी नहीं मिलता, वहाँ से ट्रेड होती है तो ट्रेड भी थ्रू पाकिस्तान हो सकती है, इसके अलावा तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा, वो हमने देखें अफगान ट्रांजिट ट्रेड का माहिदा किया हुआ है, उनके कंटेनर आते हैं, ऐसे बंद कंटेनर उनके इलाकों में भेज देते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना जी। और वो आपको इतनी सर्विसेज, सिर्फ ये चंद दिन की वार हुई है, अब देखें ना दोनों तरफ क्या सूरत हाल हो गई। बिल्कुल। ठीक है। बॉर्डर पर जाके आप चमन तुरखम बॉर्डर पर जाके देख लें, एक और बॉर्डर हम खोलने लगे थे अफगानिस्तान के साथ ना, लीगल बॉर्डर। तो आप देखें कि इन दो बॉर्डर्स पर मिलों लाइनें लगी हुई हैं, लाखों ट्रक वहाँ मौजूद हैं, हज़ारों लोग जो है आमदोरफ्त के लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हम जो है वो कोई इलाज कराने के लिए आना चाहता है, कोई और यहाँ लोगों ने कारोबार कर रखे हैं तो उसके लिए आना चाहता है। तो भाई आप तो भारत से दोस्ती की पींगें बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ाएं, लेकिन फिर पाकिस्तान के साथ जो है आप, हमारी तो मजबूरी ये है कि हम हमसाये नहीं बदल सकते ना। एक तरफ अफगानिस्तान ऐसा हमसाया है कि जहाँ से कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं आता, अक्सर ही जो है यही सूरत हाल होती है।
दूसरी तरफ भारत है जो हमें बिल्कुल तस्लीम करने के लिए पहले दिन से तैयार नहीं है। देखें अल-ऐलान पाकिस्तान के अंदर उन्होंने हमेशा मुदाखलत की है और वो धड़ल्ले से कहते हैं अभी भी। थोड़ा अर्सा पीछे चले जाए, नरेंद्र मोदी की आप तकरीरें उठा के देख लें, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसे पड़ोसी हो सकते हैं कि वो कहे कि जी मैं आपका पानी बंद कर दूंगा, मैं आपको दुनिया में अकेला कर दूंगा, दुनिया में कोई आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होगा, मैं आपको निशाने इबरत बना। ऐसे पड़ोसी होते। आप ज़रा दो हमसायों को अगर एक साथ मोहल्ले में भी अगर दो हमसाए हों, सोचें अगर ये मंजर हो, एक हमसाए की गुफ्तगू ये हो। हमने तो हमेशा दिफाई किरदार अदा किया ना जी। अभी भी भारत ने हमला किया था, हमने अपना दिफा किया, दिफा में जवाब दिया। ये अफगानिस्तान की सूरत हाल है। हमने तो हमला नहीं किया। 11-12 अक्टूबर की रात को अफगानिस्तान की तरफ से हमला हुआ ना, उसका जवाब दिया। हम लोग हमेशा ये बात करते थे, आपने क्योंकि आपका मुताला बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की जाती थी कि अगर हमें ईस्टर्न बॉर्डर से कुछ होता है तो हम वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ अपना जो है वो फोर्सेस को भेजेंगे और हमारी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ जाती है। तो अब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। फिर कतर की तरफ से अब मौजूदा अगर हम सूरत हाल की बात करें तो कह दिया गया कि सालसी का हमें अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया। आपको लगता है कि ये देर पा अमन की तरफ हम जा रहे हैं, अब कुछ हालात जो है वो बेहतर होंगे या प्रोलॉन्ग होगी अभी हालत? देखिए, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे ठीक होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो इशू है ये उन शरपसंद अनासर, उन दहशतगर्द अनासर, उन ऐसे लोगों का जो भारत के हाथों में खेल के ये सारी सूरत पैदा कर रहे हैं, ये उनकी वजह से है। अफ़गानिस्तान आज भी हम ये समझते हैं कि वो ज़ाहिर है हमारा इस्लामी भाई मुल्क है, दोनों इस्लामी जमहूरिया कहलाते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक कहलाते हैं, तो वो हमारे के साथ उनके बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं। हम आज भी चाहते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हमने फिर इसका इरादा किया कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। ठीक है, अगर कोई इशू है, कोई मामला है, कोई मसला है तो बैठ के बातचीत करें, अफ़ाम तफ़हीम से हल करें। ठीक है ना, हम तो बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और बैठ के बातचीत करें। ये जो बैरूनी अब कोशिश की गई है कि सीज़ फायर हो, सीज़ फायर की एक्सटेंशन हो गई है, उसमें भी हमने यही कहा है कि भाई हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। एक बॉर्डर है, तय बॉर्डर ने अभी कहा हमें एक और बॉर्डर खोलने लगे थे, लीगल बॉर्डर खोलने लगे थे अफगानिस्तान के साथ। किस जगह पे था सर ये लीगल बॉर्डर? ये तुरखम और चमन के दरमियान है, ठीक है ना। ठीक है। तो वो हम उसको खोलने लगे थे ताकि उस पर बातचीत हो रही है। अब ये अगर वहाँ से देखें ना, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और ये 6 महीने साल बरकरार रहते हैं, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? इसका अल्टीमेट रिजल्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे। देखिए, दुनिया सवाल उठा रही थी इस अफगान रजीम पे। साहब इस पे ज़रा तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे मज़ीद भी। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान के इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो इतने कशीदा क्यों हैं। तफसीलन इस पर भी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी अदब पे गुफ्तगू करेंगे उर्दू की। इस वक्त हमारे साथ शकील सुल्तान मौजूद हैं जो कि हमें वेदर के बारे में कहा करेंगे। जी शकील। जी, तो हम मुल्तान के मौसम की बात करें तो मुल्तान का मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा है। मुल्तान में शाम के वक्त और सुबह के वक्त ठंडक का एहसास बढ़ने लगा है, जबकि मतला आज साफ़ है, लेकिन मुल्तान की फ़ज़ा जो है वो आलूद नज़र आती है। मुल्तान में जैसे ही मौसम सरमा करीब आता है तो मुल्तान में फ़ज़ा आलूदा होने लगती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में पॉइंट्स भी बढ़ने लगते हैं। एक तरफ जहाँ गर्मी से छुटकारा मिला और मुल्तान में शहरी जो हैं वो मौसम सरमा का लुत्फ़ लेना शुरू हो रहे थे, तो मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी ने भी डेरे डालना शुरू कर दिए हुए हैं। आज मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स में 221 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और पाकिस्तान के आलूदा 3 शहरों में मुल्तान आज चौथे नंबर पर मौजूद है और मुल्तान की फ़ज़ा जो है वो ज़हर आलूद होने लगी है। शहरियों को दोबारा से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि फ़ज़ाई आलूदगी के जो बराह रास्त असरात पड़ते हैं सेहत पर, उससे बचा जा सके। जबकि दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। आगाज़ तो सुबह के वक्त ठंडी हवा से हुआ, जबकि
दोपहर में टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो शहरियों को मुल्तान का मौसम गर्म महसूस हो सकता है, लेकिन दोबारा से शाम के वक्त जो है वो ठंडक का एहसास बढ़ने लगता है। इस हवाले से आइंदा 24 घंटों में भी महकमा मौसमियात ने यही बताया है कि मुल्तान का मतला साफ़ रहेगा, जबकि मौसम जो है वो गर्म खुश रहने का इम्कान है। बारिशों का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हवा में नमी 80% हो चुकी है। सुबह के वक्त तो हवा की रफ्तार किसी हद तक बेहतर थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है हवा की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है और शहरियों को हब्स भी महसूस होने लगती है। और इस वक्त जो फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही है ये अलार्मिंग है, तो तिबी माहिरीन भी मशवरा दे रहे हैं, शहरियों को हिदायत कर रहे हैं कि वो हसास तबीयत के लोग जो हैं वो अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। वो इलाके जो ज़्यादा आलूदगी से भरे होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट का इलाका है या वो इलाके जहाँ जिस तरफ भट्टे हैं, जब रोड पर ट्रैफिक में होते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है इससे बचा जा सके। जबकि दूसरी जानब मौसम भी तब्दील हो रहा है, तो जब मौसम तब्दील होता है तब भी सेहत पर असरात पड़ते हैं। तो मौसम जो है वो सर्दी की तरफ बढ़ रहा है, गर्मी और सर्दी के दरमियान हम खड़े हैं, तो यहाँ ज़रूरी है कि शहरी अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी रूटीन जो है वो खाने पीने की, उठने सोने की, वो भी अपने मौसम के मुताबिक बनाएं ताकि मौसम की तब्दीली के असरात से भी बचा जा सके। लेकिन फ़िलहाल जो है वो करंट सिचुएशन ये है कि सूरज की तपश बढ़ने लगी है और हवा की रफ्तार काफ़ी कम हो चुकी है और दर्जा हरारत जो है वो बढ़कर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया शकील, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त शहर में वेदर की क्या सूरत हाल है। हम अपने दूसरे गेस्ट की तरफ चलते हैं, आबिद साहब की तरफ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अलमदार कॉलेज मुल्तान में। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी नई नस्ल है वो अदब से इतना दूर क्यों होती जा रही है, किताब से इतना दूर क्यों हो रही है, जबकि कहा जाता था किताब आपका बेहतरीन दोस्त है। जी आबिद साहब, ज़रा तफसीलन, क्योंकि आपका शोबा तदरीस से ताल्लुक़ है, तलबा में आप पूरा दिन रहते हैं, इसकी वजह क्या है? 30 सेकंड की रील देख लेंगे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक देख लेंगे, लेकिन किताब नहीं पढ़ेंगे। किताब नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल यही बात है। अपने कॉलेज में भी जब लेक्चर लेते हैं हम लोग तो यही बात करते हैं कि एक्स्ट्रा किताबें पढ़ें ताकि आपका नॉलेज वसी हो। लाइब्रेरी में कोई बच्चा भी नहीं जाता। अच्छा, बच्चे तो स्टूडेंट हैं, खुद असातिज़ा में भी यही कमी है, खुद असातिज़ा भी किताब से दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये एक मजमूई तौर पर एक इन्हतात है किताब से दूरी का। अब इसमें मसला कहाँ पे आ रहा है? क्या किताब में वो क्वालिटी नहीं रही, या हमारा जो समाज है, जो सिस्टम है, जो बच्चे हैं, उनका माइंड इतना वो है कि वो किताब की बात को फोकस नहीं कर रहा। तो किताब तो अपनी जगह पे वैलिड है। किताब हर दौर में मैं समझता हूँ कि रही है और रहेगी। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी किताब अब भी मौजूद है, जहाँ डिजिटलाइज हो चुकी हैं बहुत सारी चीज़ें। वहाँ लोग बसों के अंदर बैठ के भी किताबें पढ़ रहे होते हैं, और वहाँ जो किताब छपती है तो बड़ी मयारी किस्म की किताब छपती है। तो मसला जो मैं समझता हूँ कि किताब तो ज़िंदगी है, किताब तो ज़िंदगी की बात करती है। हमने किताब को जदीद तकाज़ुस के साथ जोड़ा नहीं है। यानी अब PDF फॉर्मेट भी है किताबें, मिसाल के तौर पे तो व्हाट्सएप में किताबें होती हैं। अब मैं अगर 5000 किताबें एक लाइब्रेरी में रखता हूँ, क्या वो सारी की सारी उठा के मैं एक वक्त कहीं नहीं जा सकता? वो एक लैपटॉप में आ सकती हैं। मैंने खुद PhD जब की थी तो मैंने 70% PDF स्टडी की थी इंटरनेट से, तो मैं वहीं बैठे ही मैंने किताब से फ़ायदा उठा लिया। मसला ये है कि हमने नौजवान नस्ल को एक टेक्स्ट बुक किस्म की जो चीज़ है बनी हुई उसी तक ही महदूद रखा है, मोबाइल से टच नहीं होने दिया। कॉलेजेस के अंदर, इदारा जात में पाबंदी होती है, जिसने जो बच्चा मोबाइल लेके आएगा उस पर 1000 रुपये जुर्माना है। अच्छा, अब ये मैंने तजर्बा किया क्लास में कि एक दिन मैंने उनको कहा कि आप मजमून याद करके आएँ। अच्छा, वक्त की पाबंदी, अभी भी रट्टा सिस्टम चल रहा है, तो वही रट्टा सिस्टम, बिल्कुल वही सेम। अच्छा, 2 बच्चे थे 60 में से जिन्होंने कहा जी हमने तैयार किया, बाकी सारों ने कहा हमें तैयार नहीं है। अच्छा, मैंने कहा चलो बेटा ऐसा करते हैं, मोबाइल निकाल लें, आप 10 रेफरेंसेस इसके नेट से सर्च करके मुझे लिख के दिखाएं। बच्चों ने मिनट में ऐसे मोबाइल से एक एक्टिविटी दिखाई बड़ी दिलचस्पी के साथ। मैंने उनको पहले ये कहा कि आप शरह सरमाया निकालें, की बुक होती है, आप उससे याद करके दिखाएं। बच्चे हिचकिचाने लगे, सर वो कर लेंगे इस तरह। फिर जब मैंने देखा कि बच्चों में दिलचस्पी नहीं आ रही, मैंने मोबाइल का कहा, मैंने कहा ये निकालें, नेट से सर्च करें और जो आपको रेफरेंस इसका मिलता है वो मुझे लिख के दिखाएं। बच्चों ने 10 से 15 मिनट में वो सारे रेफरेंस लिखने लग गए और इतने बिजी हो गए इस काम में कि दिलचस्पी रहने लग गए। इट मीन्स कि हमने अपनी जो ये टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ नहीं किया निसाब के साथ।
हमने इसको डिजिटलाइज नहीं किया निसाब को। हमारे जो वाइट बोर्ड्स होते हैं वो भी इंतहाई पुराने किस्म के, ना टच पैनल है ना कोई सिस्टम है उनका, वो वही बाज़ जगह तो चाक सिस्टम है, बाज़ जगह वो बोर्ड मार्कर से ही हम लिख रहे होते हैं। अच्छा, टू बी द डेविल्स एडवोकेट, तलबा की तरफ से भी आता है कि हम अपने नंबर्स को ध्यान में रखें या अपना मुताला वसी करें, तो नंबर्स गेम भी तो है। नंबर गेम का भी बहुत बड़ा मसला है। आपने बहुत अच्छा इशारा दिया, इस तरफ मैं आ भी रहा था, थोड़ा सा आपने वो इशारा दे दिया उसका, कि नंबर गेम के चक्कर में हम देखते हैं कि फिर फ़लाँ तालिब इल्म ने जो है ख़ुदकुशी कर ली, फ़लाँ ने ये मसला कर लिया। एक प्रेशर होता है नंबर का, वालिदैन की तरफ से भी प्रेशर होता है जितने नंबर लेने हैं। अच्छा, इदारों की तरफ से भी प्रेशर होता है जिसमें पढ़ रहे होते हैं बच्चे। तो लेकिन बोर्ड वालों ने इस दफ़ा जो पॉलिसी सुना है कि वो करने जा रहे हैं कि 2026 में अब ग्रेडिंग सिस्टम ला रहे हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, इस तरह से। ठीक है। अब वो नंबर का जो एक सेंस में बात आती है जी, एक नंबर के फ़र्क से रह गया, तो थोड़ा सा उसको कम करने के लिए प्रेशर को उन्होंने कहा जी ग्रेडिंग सिस्टम लाते हैं, देखते हैं कहाँ तक कामयाब होता है। लेकिन फिर भी ग्रेडिंग सिस्टम की दौड़ तो लगी जाएगी कि ए ग्रेड के लिए करना है जी, बी ग्रेड के लिए करना है। तो हमने बच्चों को नंबर गेम में या ग्रेडिंग सिस्टम में लगा के रट्टे की तरफ लगा दिया है और क्रिएटिविटी ख़त्म कर दी है उनकी। अदब तो क्रिएटिविटी से आगे बढ़ता है, तख्लीक से आगे बढ़ता है। ये मुल्तान लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है 3 रोज़ का, कल से जारी सारी है। मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ और एक सेशन की मेज़बानी थी मेरे पास, तो मैं देख के हैरान हुआ कि वहाँ गैदरिंग नहीं थी, अवाम जो है। और शाम के टाइम जब अली नूर का वो एक सिंगर है, उसका जब वो सेगमेंट आया तो पूरा हॉल भरा हुआ था, बच्चे थे, वो बड़ा वो पुरजोश। और वो एक, क्या हमने अदब के अंदर हम सॉन्ग नहीं डाल सकते, गीत शामिल नहीं कर सकते? क्या वो अदब का हिस्सा नहीं है? ऐसे ऐसे देखें ना, यही तो मसाइल है कि हमने अदब को निसाब को जदीद नहीं किया। अब निसाब चेंज हुआ है पिछले साल, लेकिन वो भी वही पुराने स्टाइल से ही कि फिर किसी का एक वो पुराना मजमून उठा लिया। अब बहुत आगे बात जा चुकी है, अब गीत भी शामिल किया जा सकता है। अब उसके साथ साथ जो फ्लैश फिक्शन जो नेट पे लिखे जा रहे हैं, एक्स ट्विटर पे लिखे जा रही हैं छोटी छोटी कहानियाँ, माइक्रो फिक्शन, नैनो फिक्शन की, उसी को उसी फॉर्मेट में बुक में शामिल करें। बच्चे दिलचस्पी लेंगे, बच्चे उसको पढ़ेंगे। और व्हाट्सएप पे जो बाज़ कहानी डेवलप करके टेक्निक से व्हाट्सएप की, वो शामिल करें। आप व्हाट्सएप के ऊपर चैप्टर शामिल करें, फेसबुक का चैप्टर शामिल करें। ये है डिजिटल हमारी जो सकाफ़त है, कल्चर है, ये हिस्सा बन चुका है हमारा। इसको जब तक आप इस निसाब के साथ टच नहीं करेंगे, बच्चे दिलचस्पी नहीं लेंगे। हमें नाज़रीन मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है, अपने निसाब को मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। बच्चों का रुझान जिस तरफ है उस तरफ जो है वो हमारा जो सिलेबस बनाते हैं या जो किताबों का इंतखाब किया जाता है वो उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ बच्चों का रुझान है। नाज़रीन, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे उर्दू अदब के हवाले से और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो नई नस्ल है वो अदब से इतना दूर क्यों है। बुखारी साहब से हम अपनी जो गुफ्तगू कर रहे थे कि इस वक्त इंटरनेशनल स्फेयर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का किरदार क्या है। इस वक्त जो इसराइल और गज़ा के दरमियान इस अमन मुआहदा हुआ है उसको बुखारी साहब एज एन एक्सपर्ट किस तरह देखते हैं? क्या ये देर पा अमन है या इसमें अभी भी कुछ मुश्किलात हैं या कुछ चीज़ों की कमी है जिनको पूरा करने की ज़रूरत है? जी बुखारी साहब, ये कुछ देर पा अमन है इसराइल और गज़ा के दरमियान में जो इस वक्त हो गया है। हमास क्या सरेंडर कर देगा? उसका बहुत मुतालबा ये है कि हम जो है वो आर्म्स को उस तरह सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बुनियादी जो है वो पॉइंट है जो यूएसए भी कहता है कि आपने आर्म्स को अपने सरेंडर करना है। तो अगर इस तरह के मसाइल रहेंगे तो ये देर पा अमन तो नहीं होगा। लेकिन मैं अगर इजाज़त दें तो थोड़ी सी जो डॉक्टर साहब ने बात की इस पर कमेंट कर लूँ। जी सर। एक तो ये है कि हम ये समझते हैं कि लोग किताब से दूर हो गए। किताब से तो दूर हुए लेकिन तहरीर से दूर नहीं हुए। ओके, ठीक है, तहरीर वैसे ही मौजूद है, उसकी अहमियत मौजूद है। अगर कोई ड्रामा है, गीत है, फिल्म है, उसके पीछे तहरीर है ना, तब ये सारा कुछ बनता है ना। तहरीर से दूर ना हुए हैं ना हो सकते हैं। ठीक है, अब उसने शक्ल बदल ली। हम अपने बच्चों को राग़िब नहीं कर पाए किताब की तरफ। उसमें एक तो ये जो डिजिटलाइजेशन हुई उसका सबब एक ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हम अपने बच्चों के हाथों में, छोटे बच्चों के हाथों में किताब नहीं पकड़वा सके। ठीक है, उसकी वजह क्या बनी कि माजी में हमारे यहाँ बच्चों का अदब लिखा जाता था
और ख़ास तौर पे बच्चे, उनको अगर राग़िब करना है तहरीर की तरफ तो उन्हें कॉमिक्स दी जाती हैं। दुनिया भर में ये रिवाज है कि उनको कॉमिक्स दी जाती हैं। अब मुझे बताएं कि हमारे यहाँ कॉमिक्स कौन लिख रहा है? हमारे अदब में अगर मैं अपने बच्चों को राग़िब करना चाहता हूँ किताब की तरफ तो क्या लेके आऊँ? चले मुझे आप बता दें, ना उस तरह के मुझे बता दें। मैं मार्केट से भी जाता हूँ तो मैं क्या लेके आऊँ जो मैं बच्चों को पढ़ने के लिए? ठीक है, तो ये इसको देखिए, हमने कुछ वो कुछ शायर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक किसी, ठीक है ना, वो हालात भी कुछ ऐसे हो गए, कुछ हमने भी जो है ना वो हालात में बहते गए। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी वो अब हम जो है अपने निसाब को डिजिटलाइज कर रहे हैं। अब हम भाई जब पानी फलों के नीचे से बह जाता है फिर हमने साल ना अपने बच्चों को स्कूलों में कुटवाए रखा और ये कहते थे जी टिका के मारें जी, हड्डियाँ हमारी हैं, चमड़ी आपकी। अब हमें पता लगा कि नहीं यार ये तो गलत करते थे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही हमने बोर्ड लगा दिए मार नहीं था। मतलब हमें हर चीज़ का एहसास इदराक बड़ी देर से होता है। दुनिया का सफ़र जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है। हम इस दौड़ में शरीक होंगे। दुनिया तहरीर से दूर नहीं हुई, ठीक है ना। हमारी फिल्म इंडस्ट्री मर गई, ठीक है, ड्रामा पीछे चला गया, हमारे अदब पीछे चला गया, शायरी पीछे चली गई। क्या हुआ? ये हमारे हमसाय मुल्क में फ्लोरिश, आज उनकी फिल्म इंडस्ट्री ही इतना कमा रही है, वो पूरी दुनिया में पहचान है, ठीक है ना। तो हमने अपने लोगों को तहरीर से खुद भी दूर किया है, ठीक है ना। जो रियासत थी, हुकूमत थी, वहाँ कोई तरजीहात नहीं थी, ठीक है ना जी। अगर हम हर जगह पे इंसेंटिव दिया जा सकता है तो लाइब्रेरी में इंसेंटिव क्यों नहीं दिया जा सकता? मुझे बताएं कोई पाकिस्तान की एक लाइब्रेरी हो जहाँ इंसेंटिव हो कि आपको तरगीब दी जाए ना कि बच्चों को लाने के लिए, बड़ों को लाने के लिए, तो कुछ भी नहीं है। सर वो किया तो गया था कि डिजिटलाइज कर दी थी, सारे पोर्टल्स को एक जगह पे कर दिया था, फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे भी, कि आप लॉगिन करके पढ़ सकते हैं। बेशक आप अपने घर में अपनी आईडीज़ बना लें आप, वो ठीक है, लेकिन जिस मुल्क में 3 करोड़ बच्चे स्कूल में ही ना जा रहे हैं, ठीक है, जिनको वे 1-2 पता नहीं है, ठीक है ना, वहाँ हम कैसे, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना चीज़ें। अब उन 3 करोड़ बच्चों ने जवान भी होना है, ठीक है। जब जवान होंगे, बड़े होंगे तो माशरे में उनका क्या किरदार होगा, ठीक है, वो क्या रोल प्ले करेंगे। फिर हम ये कहेंगे कि जी हमारी अखबारात की सर्कुलेशन कम हो रही है, हमारी जो किताबें हैं उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे ही है। अच्छा, अब किताबें लिखने का रिवाज क्या हो रहा है कि लोग बस सिर्फ उनके नाम से किताब हो जाए, वो इधर उधर से चीज़ें पकड़ के कंपाइल करके किताब छाप लेते हैं और फिर उसे खुद जो है वो तकसीम कर रहे होते हैं। मैं तो इस तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना। अब किताब बुक शेल्फ जो है ना वो सिर्फ फैशन के लिए, बिल्कुल, कि आप घर में अच्छी किताबें पड़ी हुई हैं तो डेकोरेशन के लिए वो किताबें हैं, पढ़ने के लिए तो कोई नहीं है। लेकिन इस सारे अमल को देखना होगा। ये अभी डॉक्टर साहब लिटरेरी फेस्टिवल का जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ इस पर डिबेट होनी चाहिए ना। हम अपने आप वहाँ पर अदीब इकट्ठे हैं तो वो अपने ज़िम्मे ये टास्क लें कि हम कॉमिक्स लिखेंगे, हम बच्चों के लिए अदब लिखेंगे, किस तरह बच्चों को राग़िब करना है, किस तरह लेके आना है। तबस्सुम साहब थे हमारे यहाँ जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखते थे, अब वैसा नाम, बिल्कुल सही आपकी बात, सारे खत्म, लेकिन खत्म हो गए। कल फेस्टिवल में मदर कलीम के हवाले से एक पूरा सेशन हुआ, ठीक है ना, तो वो बच्चों के लिए इतना अदब लिख गए कि उनकी किताब आने के लिए बच्चे इंतज़ार करते थे, बिल्कुल, ठीक है ना। वो जो जासूसी नॉवेल होते थे हमारे, लोग इंतजार करते थे, तो वो अगर हमने अपने वो खुद ही तहरीर ख़त्म की है, फिर उसको देखिए ना, यही नेशनल बुक फाउंडेशन ने इतना रोल प्ले किया कि वो छोटी छोटी बुकलेट्स छापी और इंतहाई सस्ती थी, हर बंदे की पहुंच में होती थी। मैं खुद अपने ये अल्लामा इकबाल की तमाम किताबों का सेट ले गया, 150 में सारा कुछ आ जाता था। 150 में? हाँ हाँ, ठीक है ना। तो किताब भी इस अंदाज से छापा ना उन्होंने कि भाई यार लोग जो है पढ़ सके ना। अच्छा, किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि अल्लामा इकबाल की किताब दीवाने गालिब उसके पास मौजूद हो, ठीक है ना। चलें कभी वो उठा के देख ही ले, रात को सोने से पहले जरा पढ़ लीजिए। तो वो अब हमने किताब को इतना महंगा कर दिया कि वो भी बड़ा मुश्किल हो गया अब, ठीक है ना जी। हम हर जगह पे टैक्स लगा रहे हैं, हर जगह पे टैक्सेस इतने, वहाँ से हुकूमत को ये सोचना चाहिए। अब पानी, अगर हम साफ़ पानी लोगों को नहीं दे रहे तो भाई पानी पे तो टैक्स नहीं लगाना चाहिए ना। हर बंदे का हक है साफ़ पानी। हम पानी एक दे नहीं रहे, साफ़ पानी दे नहीं रहे, दूसरा इतना टैक्स लगा दिया है कि जी वो किसी के लिए ख़रीद कर पीना मुश्किल हो गया है। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। ये मुआहदा जो है, उससे कोई इत्मीनान महसूस तो नहीं होता। बात सच्ची है कि गज़ा को हमने तबाह करके, मलिया मेट करके, वहाँ 70,000 लोगों को मार के, लाखों को ज़ख्मी करके,
अब हम कह रहे हैं कि हम गज़ा दोबारा तामीर करेंगे। जिन्होंने तबाह किया वही दोबारा तामीर। तो बिल्कुल, दिल तो मुतमईन नहीं होता, लेकिन इसमें मस्बत बात ये है कि वहाँ जो जंग का आलम था, रोज़ लोग मर रहे थे, कम से कम उसमें कुछ ये मुसलसल जो ये अमल था इसमें रुकावट आएगी। और ये जो कत्ले आम है वहाँ जेनोसाइड हो रहा था, नस्ल कुशी, तो उसमें कुछ ठहराव आएगा। दूसरा रही हमास की बात, अब कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमास अपनी जदोजहद देखें, उन्होंने क्या ये जिन लोगों ने ये जदोजहद शुरू की थी वो इसलिए की थी कि हम गज़ा को ख़त्म करवा के और फिर हम हथियार भी फेंक देंगे और फिर जो है खामोशी इख्तियार कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो आज़ादी की जदोजहद होती हैं वो तादेर होती हैं और चलती रहती हैं आज़ादी के हसूल तक। फ़लस्तीन का जो मामला है उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की खुद करारदादें मौजूद हैं। दुनिया 75% वर्ल्ड ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया हुआ है, ठीक है। तो दुनिया बैठ के इसका हल निकाल दे ना, ताकि ये देरपा अमन हो। हम तो ये दुनिया से कह रहे हैं, दुनिया के ताकतवर मुल्कों से, ताकतवर कौमों से, यूनाइटेड नेशंस से, सबसे ये कह रहे हैं कि आप फ़लस्तीन और कश्मीर का ये दोनों मसले हल करें। ये अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, आपकी अपनी करारदादों के मुताबिक आप इन्हें हल करें। हल करेंगे तो ये दुनिया के देरपा अमन के लिए ठीक होगा। टू स्टेट सोल्यूशन की बात की जाती है पैलेस्टाइन की, जैसे आप कह रहे हैं दुनिया इकट्ठी है, दुनिया तो इकट्ठी हो गई, लेकिन जिनके लिए ये काम किया जा रहा है वो ये कहते हैं कि हमें उस तरह जो है वो हम इसको तस्लीम नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि आप एक कॉलोनाइज्ड वर्जन है, किसी बैरूनी ताकत को ला के आप एक टीम बना रहे हैं जो कि गाज़ा पूरी कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमारे ही अपने लोग होने चाहिए। तो ये ऑन पेपर तो एक अच्छा मुतालबा लगता है, क्योंकि अभी तो डिबेट्स हो रही हैं इसके ऊपर कि किस तरह इसमें ना इसमें कोई मज़ायका भी नहीं है। जब कश्मीर का मसला आया था और कश्मीर में प्लेबिसाइड की बात हुई थी और ये मामला यूनाइटेड नेशंस में गया था, तो उस वक्त भी यूनाइटेड नेशंस में ये बात तय हुई थी कि वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर वहाँ जाएंगे, वहाँ पर बैन अवी फ़ौज मौजूद होगी, दोनों सरेंडर कर जाएंगे, पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें वहाँ से निकल जाएंगी, बैन अवी फ़ौज मौजूद होगी, बैन अवी यूनाइटेड नेशंस के बैनर तले वहाँ पर प्लेबिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इसे मानने में कोई हर्ज नहीं है अगर दुनिया, लेकिन असल बात ये है कि अगर नीयत है मामला ठीक करने की और हमें तवक्को रखनी चाहिए, अगर दुनिया ये वादा कर रही है, ठीक है, तो हमें शक की निगाह से देखने की बजाय ये दबाव पैदा करना चाहिए कि ये खुशाइन था ना कि अगर ये इतने सारे ममालिक के सरबराहान इकट्ठे थे और फ़लस्तीन पे बात कर रहे थे, ये एक अच्छा मामला हुआ। जो लोग कहते हैं ना कि जी ये इतने बंदे मरवा के क्या हासिल किया, तो इतने बंदे शहीद हुए, वहाँ पर ये लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उसका नतीजा ये निकला कि फ़लस्तीन का मसला हाईलाइट हुआ, ठीक है ना। दुनिया ने इस पर गौर करना शुरू कर दिया। हम इसके हल की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन। देरपा अमन के लिए ज़रूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको रख के एक प्लान, जामे प्लान तरतीब दिया जाए। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि नौजवान नस्ल जो है वो अदब से इतना दूर क्यों हो रही है। उसमें कुछ मसाइल जो नज़र आते हैं ये कि किताब महंगी बहुत हो चुकी है, इकॉनमी का बहुत किरदार है, उस तरह किताबें लिखी भी नहीं जा रही जो इंट्रीगिंग हों, जो एक्साइट करें पब्लिक को कि हमने ये किताब पढ़नी है, या किताबों की मार्केटिंग की तरफ भी उस तरह रुझान नहीं है। फ़िल्म की मार्केटिंग की जाती है, ड्रामास की मार्केटिंग की जाती है, लेकिन किताब की मार्केटिंग उस तरह नहीं की जाती। अभी साहब फ़र्ज़ करें आपने किताब लिखी, आपकी 2 किताबें माशाल्लाह शाया हो चुकी हैं, लेकिन उसके बारे में आवाम को उस तरह पता नहीं होगा। ये भी तो एक हमारा एक मसला है कि उसकी मार्केटिंग उस तरह नहीं की जाती, किताब का रुझान क्रिएट नहीं किया जाता। देखें, इसमें अब अकेला एक अदीब जो है वो किस लेवल पर जाकर मार्केटिंग कर सकता है, लेकिन जिस पब्लिशर के थ्रू पब्लिश हो रही है किताब, उसका तो ये फ़र्ज़ है, उसने किताब बेचनी है। पब्लिशर तो इस टाइम सिर्फ अपने रुपए पैसे की जाहिर है कि उसके लिए वो करता है, लेकिन अब एक किताब को छपवाने के जो मराहिल हैं, जो मुश्किलात हैं, कि आप देखिए कि 130 सफ़े की किताब भी छपवानी है तो वो कहता है जी 60,000 रुपये दें आप। अच्छा, हाँ जी, 60,000 रुपये दें और 100 कापीज़ मैं आपको दे दूँगा, बाकी 200 कापीज़ आपने खुद एडवर्टाइज़ करनी होगी, खुद तशहीर करनी होगी, वो बिकवानी होगी आपने। यानी उसने ये ज़िम्मा अपने साथ नहीं लिया। अब वो खुद राइटर भी वो कह रहा है कि वो भी ये काम करे उसके साथ।
तो वो इस तरीके से एक तो लिखने वाला फिर हेजिटेट हो जाता है, हिचकिचाहट कर, यार मैं खुद भी अब वो करूँ, छपवाऊँ भी सही, पैसे भी लगाऊँ, और फिर तशहीर भी मैं अकेला करूँ, 200 कापियाँ बिकवाऊँ उसकी। तो ये बड़े मुश्किल मराहल हो गए हैं अब तशहीर के भी इस तरह से। फिर फिक्शन हाउस पब्लिशर जो है, ये एक ऐसा इदारा है जो 50% डिस्काउंट पे किताबें देता है। इसने स्टॉल यहाँ भी लगाया हुआ था मुल्तान लिटरेरी फेस्टिवल में। उसका कहना है कि लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी 500 कापियाँ आप छापें और हमें रॉयल्टी दें, यानी किताब छपवाइए हमने तो हमें भी पैसा दें कुछ। वो कहते हैं कि जब किताब बिकती नहीं है, लेने वाला कोई नहीं है, तो मैं आपको पैसे क्यों दूँ रॉयल्टी के। अच्छा, इसके अंदर एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जैसे अगर हुमैरा अरशद ने किताब लिखी है तो उनकी किताब तो बिकेगी, उनका नाम ही मार्केटिंग के लिए काफ़ी है। तो क्या अब राइटर उस तरह के नहीं हैं, या मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही? सवाल मकसद पूछने का ये था कि राइटर्स की जो, जैसे सर बात कर रहे थे कि अब कंपाइलेशन हो रही है, बजाय इसके कि तख्लीक की जाए, क्रिएटिविटी नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में तो लिखा तो जा रहा है, लेकिन अब इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, बच्चों के लेवल को या वो कंसेप्चुअल स्टडी जो जिसमें कॉलेजेस और फिर यूनिवर्सिटीज़ लेवल आते हैं, क्योंकि मैंने जो किताबें लिखी है यूनिवर्सिटी लेवल की हैं। ठीक है, वो एक हाई लेवल का कंसेप्ट, फलसफा और वो चीज़ें हैं। और ये किताब जो है ये उस एक एकेडमिया के अंदर ये बिकी भी है, चली भी है, उनको पता भी है इस चीज़। ठीक है, अब इसका बच्चों को नहीं पता क्योंकि उनकी दिलचस्पी है नहीं है। तो कुछ ये भी हैं चीज़ें। फिर इनकी तशहीर के लिए बड़े यूनिट्स नहीं हैं। हाँ, इन्होंने एक स्टेप उठाया मुल्तान लिटरेरी फेस्टिवल ने कि इन्होंने 3 रोज़ तक मुसलसल जो है, पहला 3 घंटे का जो प्रोग्राम है इनका, उसमें जितने लिखारी मुल्तान के हैं जो किताबें लिख रहे हैं, उनको इन्होंने यहाँ पे बुलाया है और कहा है कि आप आएँ और आप बताएं कि ये किताबें हैं और इस पर मैंने ये काम किया है। तो फिर वहीं आ जाता है कि सुनने वाले सामीन वहाँ कौन है, बिल्कुल, जो बैठे हुए हैं वहाँ पे। हाँ, इसको वीडियो की सूरत में हम नशर तो कर रहे हैं, उस सूरत में बच्चे देखेंगे, लेकिन वहाँ मौजूद जो तादाद है वो बहुत ही कम होती है, मायूस कुन होती है। तो इस तरह से तो ये जो कोशिश हो रही है इस तरह लिटरेरी फेस्टिवल में, ये पहली कोशिश है, इससे पहले कहीं भी ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम तशहीर के होते हैं, गवर्नमेंट तो तैयार ही नहीं है कि वो अपने सर ले इन चीज़ों को। सही है, ठीक है। अब वही कि जो एक प्राइवेट लिटरेरी फेस्टिवल करवाते हैं, वो फिर इन अदीबों को उसमें भी वो लिमिट लगा देते हैं, जैसे मुल्तान की हद तक इन्होंने किया। अब मुल्तान से बाहर भी अदीब हैं, उनका भी लेके आए। तो ये भी एक मसला रहा कि मुल्तान में ही अब बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि हमारी किताबें भी आएँ यहाँ पे, हम बताएं, जो मुल्तान से बाहर थे। तो इसी तरह साहिवाल में फ़ेस्टिवल होता है, वहाँ कभी ये स्टेप नहीं उठाया गया, मुल्तान आर्ट्स कौंसल में। तो डिजी खान में यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ जो बच्चे होते हैं तो वहाँ भी कभी ये इस तरह का कोई तशहीरी या कोई शोबा तदरीस से आपका ताल्लुक़ है, कितना क्या लगता है कि कहाँ पर रुझान जो है वह ख़त्म हुआ? हमारे यहाँ बाना कुद्सिया साहिबा थीं, इशफाक अहमद साहब थे, मुस्तनसर हुसैन तारर साहब थे, जिनके सफ़रनामे जो है वो पढ़े जाते थे, बहुत कॉपीज़ बिकती थीं। कहाँ पर ये शिफ्ट शुरू हुआ? कहा जाता है टीवी आया तो ख़राब हो गया, फिर डिजिटलाइजेशन का जब अमल शुरू हुआ तो, लेकिन PDF उस तरह इंटरनेशनली बिक रहे हैं, हमारे यहाँ कहाँ पर कमी आ रही है? सर देखें, इसमें अब निमरा अहमद या उमैरा अहमद, इनके पीरे कामिल और ये भी बिक रहे हैं अभी। ये काफ़ी सारे जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को लेते हैं, लेकिन लिखा भी नहीं जा रहा। मज़ीद लिखने वाले सिर्फ 4-5 लोग हैं जो हम कह लें उसको कि ऐसा अदब जो आम मकबूल आम अदब जिसे हम कहते हैं कि जो हर तबके में मकबूल हो। तो वो मकबूल आम अदब में वो कहानियाँ भी शामिल हैं, जैसे सर बात कर रहे थे, और उसमें एक टिपिकल किस्म का एक ख्याल, जैसे बानो कुद्सिया दे रही थी, इशफाक अहमद दे रहे थे, तो वो अब लिखने वाले बहुत कम रह गए हैं। उस तरफ जहन क्यों नहीं है? तो मयारी लिखने वाले कम रह गए हैं। मैं सॉरी आपकी बात काट दी, मयारी लिखने वाले कम रह गए। मेरा ख्याल है कि हमारे अदीबों को लिटरेरी फेस्टिवल भी हो रहा है ना जी, इसमें बैठ के बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकती थी। बिल्कुल सोचना चाहिए कि लोग पढ़ना क्या चाहते हैं। मतलब आप जो लिख रहे हैं आप सामने रखेंगे ना, टारगेट क्या होगा, लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, बिल्कुल तो वो सामने रखें। मैं तो आइडेंटिफाई करके दे देता हूँ, मुझे अंदाज़ा है लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर लिटरेरी फेस्टिवल हमें नहीं बता सकता कि लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, तो फिर रिव्यू करना चाहिए ना चीज़ों को। अच्छा, इसमें सोच का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अदीब जो है लिखने वाला, वो कहता है कि मैं जो चाहूँगा लिखूँगा,
अवाम को दिलचस्पी लेनी चाहिए। अवाम कहती है कि हमारी अच्छा, दिलचस्पी वो हो। जो चाहे लिखे, तो अगर लिख के अपने पास ही रखना है, खरीदना ही किसी ने नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमें क्रेडिट जरूर देना चाहिए। जो लोग लिख रहे हैं, इस दौर में लिख रहे हैं, किताब छपवा रहे हैं, छाप रहे हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको क्रेडिट देना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल काम है। वो फिर भी इससे जुड़े हुए ना, ये जो लिटरेरी फेस्टिवल करवा रहे हैं या कोई अदब की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ बात होना भी गनीमत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मजीद प्रोडक्टिव बनाया जाए ना। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप देखें ना, इस वक्त लोगों की दिलचस्पी कहाँ है, किन शोबों में? सियाहत में दिलचस्पी है ना, बिल्कुल बरकरार है ना। आज भी लोगों का सबसे ज्यादा जो शौक है कि जी जैसे ही फारिग वक्त मिले तो घूमने फिरने जाए। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि सफरनामों की ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। ठीक है। मुखर साहब, हमारे पास 30 सेकंड्स हैं बिल्कुल लास्ट में। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ने ये काम करना है, उस पर ज़रा नज़र डाल दें, ज़रा रोशनी डाल दें। ये जॉइंटली जो है ना वो हो सकता है। गवर्नमेंट इस हवाले से पॉलिसियाँ बनाए। मैंने तो अभी आपको कहा कि भाई लाइब्रेरीज को जो है वहाँ तरगीबात दी जाए। अगर हमारे बच्चे दूर हो गए हैं, स्टूडेंट्स दूर हो गए हैं, तो वहाँ तरगीब दी जाए। कॉलेज में बाकी खर्चे होते हैं, तो लाइब्रेरी में आने वाले के लिए एक समोसा, एक कोल्ड ड्रिंक रख दी जाए तो इंसेंटिव हो जाएगा ना। बिल्कुल। यहाँ अगर आधा घंटा गुजारेगा, पढ़ेगा, तो उसको ये मिलेगा। ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं यही हो, और भी हो सकते हैं। लाइब्रेरी में घंटा गुजारने वाले को 10 नंबर इजाफी दिए जा सकते हैं। भाई आपने लोगों को खींच के लाना। हम एनसीसी के लिए, हाफिज़ कुरान के लिए नंबर देते रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी भी दिए जा रहे हैं, गौर किया जाए ना जी। तो उस पर बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं कि अभी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज हमने तफसीरन हर मौजू पे गुफ्तगू की, हमने अदब पे गुफ्तगू की, क्योंकि आपका मुताला ज़रा शगफ इस तरफ है, आप ज़रा उस तरफ ग्रेविटेट हो रहे थे, और हमने हालात हाज़रा पे भी तफसीरन गुफ्तगू की। आबिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तशरीफ आवरी का हमने ज़रा तफसीरन गुफ्तगू की कि इस वक्त जो तलबा का है या इन जनरल पॉपुलेशन का रुझान किस तरफ है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। उम्मीद करते हैं आपको ब्रेक से पहले का जो सेगमेंट है वो पसंद आया होगा। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे तफसीरन गुफ्तगू करेंगे अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से कि किन किन मराहिल से जो है वो इंसान गुज़रता है, और किस तरह जो है वो अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो उनको जो है वो रिज़ॉल्व करना है। इन्हीं के साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद होंगे डॉक्टर सदाकत अली रामे, जो कि शोबा तदरीस से इनका ताल्लुक़ है, कंप्यूटर साइंस एंड IT के प्रोफेसर हैं। इनसे ज़रा तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT में किस किस तरह की जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, हुकूमत इस बारे में क्या क्या कर रही है, और ख़ास तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो बैरून मुल्क अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ जो है वो उनके लिए मौक़े हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र। ज़फ़र साहब, हमारा क्योंकि मॉर्निंग शो है तो हम ज़रा अपने गेस्ट से ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी रूटीन क्या है, वो किस तरह अपना दिन का आगाज़ करते हैं। आपकी कोई एक सेट पैटर्न है, या आप बस सुबह जो है वो जल्द अज जल्द काम पे निकलने की कोशिश करते हैं? नहीं, एक रूटीन लाइफ होती है कि सुबह ऑफिस के बाद फिर घर, और फिर दीगर जिम्मेदारियां जो होती हैं हर आम इंसान की, उसी तरह ज़िंदगी गुजर रही होती है। अच्छा, आज क्योंकि हमारा टॉपिक अज़दवाजी ज़िंदगी पर है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात आइडियल क्या होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए? अगर आप वो एक हमारे लिए विविड सी एक पिक्चर पेंट कर दें। आइडियल ताल्लुकात में तो सबसे अहम चीज़ होती है, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों लोगों की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, मिजाज डिफरेंट होता है, बाज़ का पर्सनैलिटी के साथ साथ पसंद नापसंद भी मुख्तलिफ होती है। तो अज़दवाजी ताल्लुक़ को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है एडजस्टमेंट करना और कंप्रोमाइज़ करना। ओके। क्योंकि आप किसी इंसान की नेचर को चेंज नहीं कर सकते, और एक इंसान के साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है तो आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप एडजस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपका रिलेशनशिप आइडियल रहता है। अच्छा, इसमें ताल्लुकात ख़राब कहाँ होना शुरू हो जाते हैं? आप अपनी प्रैक्टिस में ये देखते होंगे। कोई हमें ज़रा अहम पॉइंट्स बताएं कि ये जब मौका होता है तो यहाँ पर जो है वो ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आजकल एक तो जो चीज़ मौजूदा दौर में देखने में, मटीरियलिज़म का एक कॉन्सेप्ट हमारे रिश्तों में बहुत ज़्यादा आ गया है। हम रिश्ते में इंसान से पहले उसकी वैल्यू देखते हैं कि ये क्या कमा रहा है, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये चीज़ें हैं। इस चीज़ में हम जो इंसान है जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है उसको इग्नोर कर जाते हैं कि वो कैसा इंसान है, उसकी नेचर कैसी है, उसका मिजाज कैसा है।
हम सिर्फ उसकी जायदाद या उसकी जॉब या उसकी सैलरी को देख के शादी कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जब शादी करते हैं और उस शख्स की नेचर के साथ जब हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके मिजाज के साथ हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो फिर हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तो दूसरा एक्सपेक्टेशंस का लेवल होता है कि बाज़ लड़का लड़की की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे होते तो वो चीज़ें भी फिर मसाइल का बायस बनती हैं। फिर अभी आपने जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। फिर इसी तरह आज के दौर में जो सबसे अहम चीज़ है वो है फाइनेंशियल इश्यूज़। ठीक है। जो है हर रिलेशन में, ख़ासतौर पे मैरिटल रिलेशंस में भी जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज उतार चढ़ाव, ज़िंदगी के एक उतार चढ़ाव का हिस्सा होते हैं। तो बहुत सारे जो कपल्स होते हैं वो उन फाइनेंशियल इश्यूज़ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे होते। ठीक। या वो पहले उन्होंने कुछ और दिखाया होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, और बाद में जब रियलिटी सामने आती है तो वो चीज़ फिर उनके लिए मसाइल का बायस बनती है। जी, अभी आपने बात की कि जब रिश्ता अज़दवाज में बनने से पहले जब हम रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं तो हमारा जो है वो प्राइम फोकस जो है वो फाइनेंशियल सिचुएशन पे होता है। जी। क्या फाइनेंशियल सिचुएशन पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए? आखिर घर चलाना है उस शख्स ने, उसने ख्याल रखना है, पूरी फैमिली आगे उसने बढ़ानी है। जी जी। किस प्राइम फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? फाइनेंस एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन सारा फोकस ही फाइनेंस नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, जिस शख्स के फाइनेंस आपके पास कैसे आएगा, उस शख्स के जरिए आएगा ना जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है। तो पहले फ़र्द है, फिर फाइनेंस है। तो पहले हमें फ़र्द को देखना है, और फाइनेंस तो फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट में आता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि अब अगर आप कुरान पाक का मुताला करें, सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम लोग निकाह करो। अगर निकाह करने वाले मुफलिस भी होंगे तो अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा। जी। ठीक है। तो इनके फाइनेंस जो है वो शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के फजल से इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने भी तो कहा है ना, दीन हमारा बड़ा एक जामे प्लान देता है। दीन हमें सब सिखाता है कि आपने कुफ देखना है, बराबरी देखनी है, फिर आपने देखना है कि फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, खूबसूरती देखनी है, उसके बाद आपने फैसला करना है। इसमें अच्छा फाइनेंस में भी हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि फैसिलिटीज़ कितनी दे सकते हैं। ठीक है। फाइनेंस में हम ये देखेंगे हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सकती हैं नहीं। पहली चीज़ नीड होती है, हम नीड से ज़्यादा फैसिलिटीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, और फैसिलिटीज़ को ही नीड बना लेते हैं। जब वो फैसिलिटीज़ पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि वो हम मीट नहीं कर पा रहे। मिसाल को आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं? खाना है, कपड़े हैं, रहने के लिए जगह चाहिए आपको, छोटी मोटी मसाइल हैं उनको डील करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। इतना तो हर इंसान कर ही लेता है। इससे ज़्यादा तो फिर आपकी आसाइशों में आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है। तो हम ज़रूरियात से ज़्यादा आसाइशों को फोकस कर रहे होते हैं, और वो चीज़ें जब पूरी नहीं होती हैं या ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं आसाइशों में, तो वो फिर मसाइल का शिकार हो जाती है। अच्छा, अब ये हमने एक मेल के लिए ये चीज़ें देख ली, फीमेल के लिए क्या देखने की ज़रूरत है जब कोई इस तरफ से अगर कोई रिश्ता ढूंढ रहा है तो? इसमें भी जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें भी खासतौर पर ज़ाहिर पर्सनैलिटी तो मेल फीमेल दोनों में ही होती है। तो उनकी भी नेचर के बारे में कि उनका मिजाज कैसा है, पसंद नापसंद क्या है, ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ वैसे तो फीमेल्स को, पहले हमारी फीमेल्स होती थी, उनको सिखाया जाता था कि एडजस्ट करना है। फीमेल्स जो है, जो भी शादी है, जो भी मैरिटल रिलेशन है, उसमें एडजस्ट करना है। लेकिन अब जो है वो फीमेल्स में एडजस्टमेंट की एबिलिटी कम होती जा रही है। ये चीज़ भी जो है वो ईमेल्स की तरफ से जो है वो ईगो क्लैशेस होना, गुस्से का तेज होना। जिम्मेदारी सिर्फ फीमेल की है एडजस्ट करना, या मेल के भी तो कॉम्प्रोमाइज करना है ना? दोनों की होती है। जब तक दोनों ही एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अगर सिर्फ एक फ़र्द कंप्रोमाइज़ कर रहा है तो रिश्ता चलेगा तो सही, लेकिन उसमें पायदारी नहीं होगी, उसमें एक जो है जज्बाती हम आहंगी नहीं होगी, वो चीज़ें कम होती हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आफ्ताब मुजफ्फरगढ़ से। जी आफ्ताब, अपना सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सवाल कीजिएगा। सर, तीन चार माह पहले ना मेरी सिस्टर की शादी हुई थी ना। ठीक है। तो ना मतलब कि उनके हस्बैंड मतलब कि बाद में पता चला कि नशावर इंसान है। नशा उन्होंने छोड़ भी दिया, फिर भी मतलब क्या ज़हनी दबाव ना परेशान रहती हैं वो। उसका क्या हाल है? मतलब अब सारे मामलात भी ठीक हो गए हैं, फिर भी परेशान रहती हैं। ठीक है। आपकी जो सिस्टर है वो परेशान रहती हैं? जी परेशान रहती हैं। ठीक है, मैं आपका जवाब लेता हूँ। जी सर बताइएगा। जी बेशक, एक तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए था कि रिश्ता करने से पहले ही देखना चाहिए था कि वो ऐसी चीज़ तो नहीं है फ़र्द के अंदर। लेकिन हमारे यही होता है कि हम लोग सिर्फ अपनी बरादरी बेस पे या अपना है बच्चा, तो इस बेस पे हम ऐसे लोगों को भी रिश्ता दे देते हैं जो कि नशा करते हैं या किसी कोई काम वगैरह नहीं करते। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने नशा तो छोड़ दिया है, लेकिन वो क्योंकि अब उनकी जो सिस्टर है वो काफ़ी अरसे से एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह रही हैं। बिल्कुल सही है।
तो अब वो हो सकता है अब उन्हें ये देखना कि उन्हें स्ट्रेस किस हवाले से, फाइनेंशियल इश्यूज़ के हवाले से, बेशक हस्बैंड ने नशा छोड़ दिया है लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या पता मौजूद हों, उस वजह से परेशान हो, या अगर वो नहीं भी हैं तो वो इतने अरसे से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रही हैं तो वो उनका एक मोड डेवलप हो चुका है। बिल्कुल। वो लाशोरी तौर पे जो है वो खुद को हर वक्त परेशान रखती हैं। अच्छा, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होगी उनको। अच्छा, अब ये यहाँ पर इंतखाब उन्होंने किस डॉक्टर का करना है, साइकोलॉजिस्ट का करना है या साइकाइट्रिस्ट का करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन जी, में? इसमें बेसिकली तो साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि अगर इनकी कंडीशन सीवियर है और इनको साथ मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो फिर साइकियाट्रिस्ट को साथ इन्वॉल्व करे। ओके, ओके। अच्छा सर, अब जैसे हमने रिश्ते के इंतखाब की बात की, ये हम अरेंज मैरिज के सिनेरियो की हम बात कर रहे थे। कुछ लोग पसंद की शादी भी करते हैं, लव मैरिजेस करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अज़दवाजी ज़िंदगी में जो ताल्लुकात जो है वो ख़राब होना शुरू होते हैं, वो अरेंज मैरिजेस में ज़्यादा होते हैं या लव मैरिजेस में जो है वो मुश्किलात का सामना आता है? जो स्टडीज़ हैं उनके मुताबिक तो हमारे कल्चर में लव मैरिजेस में प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि लव मैरिज में फ़र्द फैमिली या सोसाइटी से इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले रहा होता है, तो सोसाइटी या फैमिली की सपोर्ट बैकअप पे नहीं होती। अरेंज मैरिज में होता है कि हस्बैंड वाइफ में कोई इशू हो भी जाए तो फैमिली पीछे सपोर्ट करती है, समझाने की कोशिश करती है या मामलात को हल करने की कोशिश करती है। लव मैरिज में वो फैमिली पीछे सपोर्ट नहीं दे रही होती, वो कहते हैं कि इन्होंने खुद ही डिसीजन लिया था तो खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करें। तो वो एक तन्हाई का एहसास जो है वो उनमें, और फिर दूसरे जब दरमियान में कोई शख्स समझाने वाला नहीं होता, मामलात को हैंडल करने के लिए उनकी हेल्प करने वाला या गाइड करने वाला नहीं होता, तो वो मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। ठीक। आइडियल एज गैप कितना होना चाहिए एक फ़ीमेल और मेल के रिलेशनशिप में, या बराबरी होनी चाहिए? इस हवाले से कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। जहाँ पे आपकी मेंटल एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आप कर सकते हैं। मेंटल एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को ज़रा डिफाइन कीजिएगा। व्हाट इज़ मेंटल अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज़ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग? इमोशनल मेंटल अंडरस्टैंडिंग से मुराद है कि आपकी जो थॉट हैं वो सिमिलर हों, आपके इंटरेस्ट सिमिलर हों। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से मतलब कि आप एक दूसरे को समझते हों। ठीक है। कि एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करते हों, एक दूसरे को समझते हों, कि किस वक्त एक दूसरे की नीड्स का एहसास हो जाए। ठीक है। अक्सर बहुत सारे रिलेशन में प्रॉब्लम्स की रीज़न ये होती है कि फ़ीमेल्स की नॉर्मली डिमांड ये होती है कि मेरे हस्बैंड को या जो है मेरे जो सरबराह है उसको मेरे कहे बगैर मेरी बातों का पता चल जाए, या वो इतना मुझे समझता हो कि मैं कहूँ भी ना और उसको अंदाज़ा हो जाए। तो लेकिन मेल्स के जो है ना इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती नेचुरली। एक ये है कि मेल इतना डीपली चीज़ों को इमोशनली नहीं देखता जितना कि फीमेल्स देखती हैं। ना ही उन्हें डेट्स याद रहती हैं, ना ही उन्हें डेट्स याद रहती है, बर्थडेज भूल जाते हैं, ये चीज़ें। तो वो चीज़ें फिर उनको थोड़ा सा ना एक्सपेक्टेशन लेवल फीमेल्स का डिस्टर्ब होता है। तो ये फीमेल्स को थोड़ा सा समझना चाहिए कि मेल्स की भी एक नेचर होती है, उनका माइंड ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है। हालांकि फीमेल्स में ये होता है कि वो हस्बैंड की बातों को बगैर बताए समझ लेती हैं। ठीक है। लेकिन हस्बैंड अक्सर जो है वो नहीं समझ पाते। तो उसकी रीज़न ये होती है कि मेल्स नॉर्मली प्रैक्टिकल होते हैं और फीमेल्स जो है वो इमोशनल एस्पेक्ट उनका ज़्यादा होता है। तो इसी का कॉम्बिनेशन हमें बना के जो है वो चलना होता है रिलेशन। सर, अब हमने ये एक तय कर लिया कि हमने किस तरह के जो है वो रिश्ता कब किस तरह का ढूंढना है, और जब अब शादी हो गई है इसके बाद मियाँ बीवी को अपना रिलेशनशिप, आपने कहा कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो मसाइल ख़राब कहाँ होना शुरू हो जाते हैं, गलतफहमियाँ कहाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, शक कहा जाता है कि बहुत बड़ी बीमारी है, वहाँ पर वो पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इन फिर मसाइल से किस तरह निपटना? अर्ली जो मैरिज होती है वहाँ से ज़रा हमें लेके चलिए। असल में जो शादी होती है ना ये एक ज़िंदगी भर का साथ होता है, और इसमें जो शख्स जहाँ अपने ज़िंदगी भर साथ निभाना हो तो वहाँ पे सच्चाई बुनियाद होनी चाहिए। जब आप चीज़ें छुपाते हैं, बहुत सारे रिलेशंस में मैंने ऐसे देखा कि उन्होंने अपना पास्ट छुपाया। अच्छा। कुछ फीमेल्स ने छुपाया, कुछ हस्बैंड ने छुपाया। तो जब वो सामने आई बातें तो वो फिर उनके दरमियान क्लैशेस जो हैं वो डेवलप हुए। तो ठीक है, एक पास्ट लाइफ हर इंसान की होती है, अच्छी या बुरी, वो हर तरह की होती है, उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ आपको लगे कि मेरी लाइफ का ये एस्पेक्ट मेरी मैरिड लाइफ पे इफेक्ट डाल सकता है, या मेरे हस्बैंड को ये बात पता चल गई या मेरी वाइफ को ये बात पता चली तो हमारा रिलेशन इफेक्ट हो सकता है, वो पहले बता देनी चाहिए। ठीक है। ये एज अ साइकोलॉजिस्ट आप एडवाइस कर रहे हैं? एज अ साइकोलॉजिस्ट में हमारा दीन इस पे कहता है कि अगर आपका कोई पास की कोई गलती है या कुछ है तो आपने उस पर पर्दा डालना, अल्लाह ताला से आपने माफ़ी मांग ली, ना हस्बैंड को खुरे देना चाहिए और ना फीमेल को खुरे, वाइफ को खुरे देना चाहिए। तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि आपने बता देना, हो सकता है वो शक पैदा हो जाए लेकिन बताने से। ज़रूरी नहीं कि हर बात बताए। जहाँ आपको, मैंने कहा कि जहाँ आपको फील हो कि अगर ये बात बाहर आ सकती है और मेरे हस्बैंड को पता चल जाए तो क्या इफेक्ट हो सकता है, वो चीज़ जो है। ठीक है। कि जहाँ आपको लगे। ठीक है। वरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ट्रस्ट किस तरह पैदा किया जा सकता है एक रिलेशनशिप में? जैसे आप बात कर रहे हैं कि मिसट्रस्ट पैदा हो सकता है, मैंने जैसे सवाल किया कि शक पैदा हो जाता है कि अगर आपने कोई बात की थी, एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, बहरहाल
मर्द जो है वो बाहर जा रहा है, फीमेल कुछ वर्किंग होती हैं वो बाहर जाती हैं, तो वो जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो किस तरह बिल्ड किया जाए? आज के दौर में जो ट्रस्ट फैक्टर को इफेक्ट करने वाली सबसे अहम चीज़ है वो मोबाइल है जी, सोशल मीडिया। और ट्रस्ट वहाँ डिस्टर्ब होता है जहाँ पे हस्बैंड या वाइफ दोनों या कोई एक अपने मोबाइल को लॉक लगा के रखते हैं और अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को शेयर नहीं करते, तो वो तो ट्रस्ट को वहीं पे जो है वो डैमेज कर देता है। ठीक, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे कि अज़दवाजी ताल्लुकात जो है वो किस तरह हमने मेंटेन रखने हैं अपने, और ट्रस्ट फैक्टर किस तरह बढ़ाना है, उस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ दूसरे जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत अली राम है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि IT सेक्टर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इंटरनेशनली क्या क्या काम हो रहा है, और पाकिस्तान की हुकूमत या इंटरनली पाकिस्तान में क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जी सदाकत अली साहब, इस वक्त इंटरनेशनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर जा चुकी है? 5th जनरेशन की हम बात करते हैं, क्या अब हम वो जो जनरेटिव इंटेलिजेंस है उस तक पहुँच रहे हैं या भी देर है? जी, थैंक यू सर। एक्चुअली जो इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त एक बूम आ रहा है, मतलब कंप्यूटर साइंस एंड IT में एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जैसे अब आप देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाए, हमारे पास पहले इंट्रोड्यूस हुआ 3G, फिर 4G आया, फिर 5G का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अच्छा, अब वो लोग ये चीज़ें पहले अचीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं कि भाई अब आप इसको यूज़ करें, फिर वो अगली वर्जन पे चले जाते हैं। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं, अब स्पेस टेक्नोलॉजी आ रही है, 3D इमेज टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके ऊपर ये है कि आप स्पेस फ्री मतलब कर दिया जाए, चीज़ों को टच भी ना किया जाए, और आप मतलब एक स्क्रीन के सामने से गुजरें और कुछ इमेजेस आपसे गेट कर लिए जाएं। फॉर एग्जांपल उनके यहाँ एनाटॉमी के अंदर कुछ ऐसी मशीन्स हमने देखी चाइना के अंदर के एक बंदे का पूरा स्कैन उसको करते हैं वो, ठीक है। स्कैनिंग करने के बाद उस बंदे का जो डॉक्टर है वो पूरे के पूरा अलग-अलग से उसको जो है ना चेक कर सकता है कंप्यूटर के अंदर। अब देखा जाए तो इस तरह की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी हम थोड़ा सा उनसे पीछे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारे मुल्क में भी इस वक्त हमारी हायर एजुकेशन बहुत अच्छा काम कर रही है कंप्यूटर साइंस एंड IT के ऊपर। और अभी रिसेंटली उन्होंने कंप्यूटर साइंस IT के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एनहांसमेंट में लेके आए हैं, उनके अंदर नए सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं ताकि हम जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जेनियसिटी है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। जस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और IT को और AI को सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, इसमें अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐड कर लें। जैसे आपने कहा कि सिलेबस चेंज किया जा रहा है HEC की तरफ से, कुछ नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वैसे इंटरनेट के थ्रू हम लिंक्ड हैं पूरी दुनिया से, इसमें कुछ लैब्स की ज़रूरत पड़ती है या ये सिर्फ थ्योरेटिकल बेस ही काफ़ी है? थ्योरेटिकल प्लस एक्सपेरिमेंटल वर्क इसमें होता है, लैब्स भी ज़रूरत पड़ती है। लैब्स में अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास एक CNC है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कोड उसको हम कहते हैं, जिसमें हम हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करके चीज़ों को बना लेते हैं। जैसे रिपोर्ट हो गया, या जैसे ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए कोई आपने डिवाइस बनाई है, या फायर को डिटेक्ट करने के लिए कोई आपने रिपोर्ट बना ली है, तो वो उस फील्ड में चला जाता है। IoT हम उसे कहते हैं, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, या ह्यूमनाइड AI भी उसे हम कह सकते हैं। तो जो आपने बात की है कि वो जो उस लेवल पे जाके अगर हम देखें तो लैब्स भी हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सेंसर्स अवेलेबल हो जाते हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे सेंसर्स आ चुके हैं जिनको हम इंटीग्रेट करके अपना उस पर लेके जा सकते हैं। रिमेनिंग ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं बच्चों को साथ ही मतलब पहले दूसरे सेमेस्टर से ही उनको टूल्स की तरफ ले आता हूं कि वो टूल इंस्टॉल करें अपने घर वाले सिस्टम के ऊपर और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वर्क स्टार्ट कर दें, ठीक है ना जी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ChatGPT की एग्जांपल देते हैं, गूगल वर्क प्लेस की एग्जांपल देते हैं, उसके ऊपर हमें अब आप देखें एक और पीछे बैक पे थोड़ा चले जाते हैं। अब हमारे पास जनरेटिव AI भी आ चुका है जिसमें आप वीडियोस बना सकते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप
जो है ना डिफरेंट ग्रामेटिकल चेंजेस कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आप जो है ना मेडिकल फील्ड के अंदर जो इस वक्त हमें आईटी के एक्सपर्ट चाहिए, हमारे यहाँ मतलब सीटी स्कैन्स की मशीन्स हैं या दूसरी जितनी भी हमारे यहाँ मशीन्स हैं, उनको चलाने के लिए हमें आईटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। इवन पाकिस्तान में भी ज़रूरत है, ओवरऑल वर्ल्ड में भी ज़रूरत होती है। तो हम इस वक्त जो मैं अपना एक मेरा मोटिव ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने वहाँ चांस दिया और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मुल्क के अंदर जितना मैक्सिमम मेरी सपोर्ट हो सके बच्चों को, वो मैक्सिमम जो है ना एआई के टूल्स सिखाना है। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे इंटीग्रेट हो गया, जैसे आप मेडिकल फील्ड की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। लेकिन इसमें ना एक पॉजिटिव साइड तो है, एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात की जाती है कि एक दफ़ा वो इंसान के मुकाबले की एक इंटेलिजेंस क्रिएट हो जाएगी, तो वो एक मूवीज़ भी और एनिमे बनाई जाती है, बड़ा ख़तरनाक सा एक पिक्चर पेंट की जाती है। मैं बताता हूँ, देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस मेन एक हम डील करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि जब डॉक्टर एक ऑपरेट करता है, फॉर एग्जांपल हार्ट का ऑपरेट करता है, ब्रेन का ऑपरेट करता है, या फॉर एग्जांपल किसी और हमारे अनाटमी के अंदर जाकर ऑपरेट्स होते हैं, तो उसके साथ जो वो मशीन इस्तेमाल करता है, तो वो बेरोज़गारी में तो नहीं आ सकता ना। कि अब आप देखें, आपने रोबोट को ट्रेंड करना है, रोबोट को ट्रेंड करने के लिए भी आपके पास हाई लेवल के एक्सपर्ट्स होना ज़रूरी हैं। तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि वो जब वो एआई आ जाएगी तो इंसान घरों में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल है ये। कि वो क्या करेगी कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल है, आप एक अदारे के ऑनर हैं और आपने वहाँ पे 5 रिपोर्ट लगाए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि उन 5 रिपोर्ट को एट ए टाइम आप ट्रेंड कर लेंगे? नहीं कर सकते। उसको ट्रेंड कौन करेगा? कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट बंदा, उसके अंदर बैकएंड पे एल्गोरिदम, फॉर एग्जांपल देखें उसको भी ऑपरेट करना है ना, ऑपरेशनल चीज़ें चलानी। फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल देता हूँ, एक रिपोर्ट 5 क्लासेस में आज पढ़ा रहा है, अब आपने क्लास रूम भी चेंज करना है, अगले दिन उसने किसी रूम में पढ़ाना है, कौन सी गैलरी में उसने जाना है, किस तरह उसने पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक आपने देना, वो उसको कौन देगा? ठीक है, वो प्रोग्रामिंग जो बैकएंड के है वो उसको कौन देगा? वो जो बातें की जाती हैं सर के खुद ब खुद जो है वो रोबोट इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी हो जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस की तरफ चले जाएंगे कि वो क्योंकि चैट जीपीटी भी तो अब खुद ही चीज़ों को इनपुट दी जाती है, जनरेट चैट जीपीटी में जब तक एग्जांपल दे रहा हूं मैं चैट जीपीटी की, चैट जीपीटी के ऊपर देखें, जब तक हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रॉम्प्ट नहीं देते हमें वो आंसर नहीं देता। कभी हम चैट जीपीटी के फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल चैट जीपीटी के पास से गुजरे और हमें पानी की प्यास लगी हो या चाय पीने को दिल को, चैट जीपीटी ये थोड़ी कह के जाओ जी चाय पी लो जाके, हम उससे पूछेंगे, हम उससे प्रॉम्प्ट पे जनरेट मैसेज पॉपअप करेंगे अपना कि भाई मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है, तो वो उसी का हमें आंसर देगा। तो ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ, एक है कि जब डाटा हम क्योंकि अब मैनुअल से उठा के इलेक्ट्रॉनिकल उसमें जा रहे हैं, डाटे को उठा के, क्योंकि वो डाटा एक नेट सर्वर के ऊपर पेस्ट हो रहे हैं, वहाँ बहुत सारा डाटा इकट्ठा होता जा रहा है, डाटा गैदरिंग हो रही है वहाँ पे। हाँ, अब यह है कि उसी डाटे को आपने रिकनसाइल करना है, उस डाटे से काम लेना है, लेकिन फिर भी क्या होगा कि ह्यूमन जो है ना इंसान की वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल हम एलन मस्क एग्जांपल लेते हैं, एनवीडिया कंपनी चाइना इस वक्त बहुत ज़्यादा उस पर काम कर रहा है, वो हाई लेवल के मतलब हार्डवेयर के वो सेटअप्स लगा रहे हैं, हार्डवेयर की यानी कि टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए हार्डवेयर के डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स बना रहे हैं। अब उसके बैकएंड पे जितना भी काम हो रहा है वो काम तो ह्यूमन कर रहे हैं ना। रिबोट ये करता है कि जो फॉर एग्जांपल उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आज आपने ये नट एक गाड़ी को लगाना है, तो वो नट ही लगाएगा, आगे दूसरा काम रोबोट नहीं परफॉर्म कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हमने की है वो एक नट को लगाने के लिए ही की गई है। सर आप बात कर रहे थे कि आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने बाहर सर्व किया, बाहर रहे। इस वक्त अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जो हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा मुल्क है बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि आपने यूरोप की तरफ मूव करना है या हमारे एशिया में, क्योंकि चाइना का कहा जाता है कि अब सेकंड बेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पर जाना है, एडवाइस क्या होगी? मेरी एडवाइस ये है कि बाहर से टेक्नोलॉजी ज़रूर सीखें और अर्निंग पर्पज़ भी जाएँ, लेकिन उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने मुल्क में होनी चाहिए। ओके, उसका जो पैसा है वहाँ से आप कमाएं, अर्न करें और उसको इन्वेस्ट यहाँ पे आके करें, यहाँ के लोगों के लिए फैसिलिटेटर बने और उनको मैक्सिमम सपोर्ट की जाए, ठीक है ना जी। दूसरा ये है कि समटाइम हमारे यहाँ अब हम चूँकि देखें कंप्यूटर के अगर हम एग्जांपल देते हैं ना सर, तो हम एक विंडो के अंदर हम गूगल के अंदर फ्रंट एंड पे ही पढ़ रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी लेते हैं, हमने आज तक उसका नेट
जो हार्डवेयर है उसका नहीं देखा। फॉर एग्जांपल इसी तरह फेसबुक का हार्डवेयर हमें नहीं पता कैसा है, कहाँ लगा कहाँ पर है, क्या गूगल का सॉफ्टवेयर, गूगल का हार्डवेयर हमें नहीं पता कहाँ लगा हुआ, यूट्यूब का हार्डवेयर हमें नहीं पता। अच्छा, अब ये बहुत हाई कैपेसिटी के सर्वर्स होते हैं, बट इनको माइनस टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं। नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ आप देखें ATM मशीन्स हमारे लगी, वो हर 24/7 इज इक्वल टू 365 वो ऑपरेट रहती हैं, तो उसके अंदर आप देखा कि हमने टेम्परेचर मेंटेन किया होता है। बिल्कुल सदाकत साहब, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह की तरक्कियाँ हो रही हैं, इंटरनेशनली जो है वो टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इंटरनेशनली, और क्या एडवांटेजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नाज़रीन, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमान ज़मीर जो कि हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में आगाह करेंगे। जी सलमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान में नाजायज़ मुनाफाखोर जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं और इस वक्त सरकारी रेट लिस्ट पर दिए जाने वाले जो रेट्स हैं उनको दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया है। ख़ास तौर पे बात करेंगे हम गली मोहल्ले और रेहड़ी बानों की, जो गली मोहल्लों में सब्ज़ियाँ फ़रोख्त करते हैं और रेहड़ी बान जो के फल फ़रोख्त करते हैं या सब्ज़ियाँ फ़रोख्त करते हैं, वो सरकारी रेट लिस्ट को एक तो मानने पर आमादा नहीं और दूसरी जानिब वो अपने साथ उसे चिस्पा भी नहीं करते, अपनी रेडियो पे या अपनी दुकानों पर जो है वो डिस्प्ले भी नहीं करते, जिसकी वजह से शहरियों को महंगे दामों सब्जियां और फल जो है वो ख़रीदना पड़ रहे हैं। बात करेंगे सरकारी निर्खनामे की, तो सरकारी निर्खनामे में हरी मिर्च जो है उसका नर्स 100 रुपये है और मार्केट में इस वक्त 140 रुपये किलो तक जो फरोख्त हो रही है। बात करेंगे टमाटर की, जो कि हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होता है, 160 रुपये उसका रेट मुख्तस है, मगर मार्केट में 210 से 400 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामे में प्याज 78 है जबकि मार्केट में 100 है। इसी तरीके से सरकारी निर्खनामे में शलजम जो है उसका रेट 120 है, करेला 120 है, भिंडी 140 है, मगर मार्केट के अंदर शलजम जो है वो 170 है, करेला 180 है, भिंडी 160 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। सरकारी रेट लिस्ट में साग जो है वो 74 है, लहसुन 275 है और अदरक 560 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त वो जो है उसका मुख्तस किया गया रेट, मगर मार्केट के अंदर साग 110, लहसुन 400 और अदरक जो है वो 600 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामे में पपीता जो है वो 360 है, सेब जो है 210 है और अनार जो है 260 रुपये किलो जो है उसका रेट मुख्तस किया गया, मगर पपीता जो है वो 500 है, सेब 200 से 400 और अनार जो है 370 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त किया जा रहा है। अंगूर जो है वो 600 रुपये, जापानी फल 230, चीकू 450 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सिंघाड़े 200 रुपये हैं, जबकि केला जो है वो 100 से 160 रुपये दर्जन तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो मटर है वो आ चुका है और मटर जो है वो 120 रुपये पाव जो है वो मिल रहा है। इसी तरीके से बात करेंगे हम गोभी की, तो इस वक्त गोभी जो है वो भी मार्केट में आ चुकी है। अभी ताज़ी गोभी है तो अभी साइज़ इसका इतना बड़ा नहीं है, मगर ये भी इस वक्त 100 से 120 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि जो सरकारी रेट लिस्ट है उसको यकीनी बनाएं ताकि लोग सस्ती और म्यारी सब्ज़ियाँ जो है वो ख़रीद सकें। जी शुक्रिया सलमान, आपने तफसीलन हमें आगाह किया है कि इस वक्त मार्केट के रेट्स क्या हैं और इस वक्त मार्केट के क्या रुझान क्या है, ख़रीदार क्या मार्केट में मौजूद हैं या नहीं है। बहुत शुक्रिया सलमान। हम अपने नाज़रीन अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे कि इस वक्त इंटरनेशनली क्या क्या हो रहा है, रेट्स का। अब इंटरनेशनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरफ जा रही है, क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। फ़ाइनेंशियल सिचुएशन की आप बात कर रहे थे कि फ़ाइनेंसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पाकिस्तान में, अगर क्योंकि इकॉनमी हमारी उस तरह वीक है तो फिर हम किस तरह प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी वहाँ पर बनाई गई तो यहाँ पर हम बिल्कुल मिनवन उसको इम्प्लीमेंट कर दें या अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत है। इसमें यह है कि हम चूँकि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़, जितने हम टूल्स एंड टेक्निक्स, जितनी एप्लीकेशंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त ख़ास तौर पाकिस्तान के अंदर, हम डेवलप भी करते हैं अपने मोड के मुताबिक,
और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। हम जो टेक्नोलॉजीज़ का फ्रंट एंड है उसको भी सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन के ऊपर आपको पता है एक बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन है जिसको पहले सीखना पड़ता है, उसको फ्रंट एंड से सीखना पड़ता है। अब हम कहें कि जी मैं उसको यहाँ बैठ के डेवलप कर लूँ, देखिए आपने डेवलप भी कर ली तो फिर उसकी डोमेन आप कहाँ चलाएँगे? ठीक है जी, हमें डोमेन भी मिल जाती है, उधर उसको हम चला सकते हैं, लेकिन फिर भी तो हम थर्ड यूज़र कंपनी यूज़ कर रहे होंगे ना, थर्ड कंपनी के एंड पे यूज़ कर रहे होते हैं। सो एनीवेज़ हम क्या करते हैं कि जितनी भी हम इस वक्त ख़ास तौर पे सोशल मीडिया चीज़ें टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हम क्या करें फ्रंट एंड पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बैक एंड के ऊपर जो उनकी एल्गोरिदम चल रहा है, बैक एंड के ऊपर उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है, बैक एंड के ऊपर उनके अंदर कोई चेंजेस करनी है वो हम नहीं कर सकते ना, हमारे ऊपर उसके ऊपर यूज़र ऑथेंटिकेशन ही होती है। उसकी जितनी भी चेंजेस हैं वो बैक एंड के ऊपर, अब आप फॉर एग्जांपल फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं, हम फेसबुक के ऊपर जो उसके एग्जैक्ट एंड एक्चुअल कंटेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम अपना उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आईडी बना लेते हैं, तस्वीरें अपलोड कर लेते हैं या दूसरा कंटेंट हम अपना डाल लेते हैं। सर, जिस तरह बात कर रहे हैं कि हम उनको बैक एंड पे चीज़ों को नहीं सीख सकते, अगर स्टूडेंट्स इसको सीखना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? उसके लिए मेन चीज़ें हैं फिर लैंग्वेजेस, हमें अपनी हाई लेवल की लैंग्वेजेस और लो लेवल की दोनों लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए। जैसे पाइथन लैंग्वेज है, जैसे हट के और बहुत बड़ी बड़ी हाई लेवल की लैंग्वेजेस है, जिस लैंग्वेज के अंदर एक्चुअली कंप्यूटर उन लैंग्वेज से मुतल्लक हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब आप हमारे यहाँ बच्चे यहाँ डिवाइड भी हो रहे होते हैं कि एक जगह पे तो PHP इस्तेमाल हो रही है, दूसरी जगह पे C++ इस्तेमाल हो रही है, तीसरी जगह पे जावा इस्तेमाल हो रही है, चौथी जगह के ऊपर पाइथन इस्तेमाल हो रही है। तो आपने बात कर ली कि हम यहीं पर पाकिस्तान में रहते हुए इन चीज़ों को सीख सकते हैं, बाहर भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर तो सर वो ब्रेन ड्रेन का कहा जाता है, अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं कि हमें किस तरफ मूव करना चाहिए, हमें चाइना की तरफ मूव करना चाहिए या यूरोप की तरफ मूव करना चाहिए? मैं दोनों, हम पाकिस्तान में कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से जो यहाँ बैठ के भी एज ए फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहे हैं। US की कंपनीज होती हैं जो वो यहीं बैठ के आपको एक्सेस दे देती हैं और वो यहीं बैठ के आपको काम आप कर लेते हैं। मुझे याद है जब मैंने भी मुल्तान बेस्ड एक साउथ पंजाब बेस्ड मेरी जॉब थी इधर एक निजी कंपनी के अंदर, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैं यहाँ बैठ के उस पूरे साउथ पंजाब में से उन जो मेरे सबऑर्डिनेट्स थे ना उनसे काम ले लेता था, ऑनलाइन भी ले लेता था, इवन मैं उनके सिस्टम में से डाटा भी उठा लेता था। अब आप मुझे बताएं कि वो मैं डाटा कैसे उठा रहा था। ज़ाहिर उसके लिए हमारे पास टूल्स टेक्निक्स होते हैं जिनको हम सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इवन मैं ऐसे लोगों की लोकेशन भी ट्रेस कर लेता था कि वो इस वक्त बंदा मार्केट में खड़ा है या अपने घर में खड़ा होकर मेरे से बात कर रहा है, तो उसकी लोकेशन भी ट्रेस हो जाती थी, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का हमारे इसमें कॉन्सेप्ट आता है मैपिंग के लिए। तो एनीवेज इस तरह है, दोनों चीज़ें ही हमारे स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। जैसे हमारे कुछ बच्चे इस वक्त BS IT, BS CS, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS ग्राफिकल एंड विजुअलाइजेशन में काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं उन चीज़ों को, उनको उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना चाहिए और उन एल्गोरिदम्स को अप्लाई करने के लिए उनको थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। अच्छा, हम एक ना हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आता है फ़ौरन से पहले कि जो मशीन है ना वो जस्ट मैं क्लिक करूँगा ना तो मुझे आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के ऊपर हम डाटा अबाउट डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, नॉलेज अबाउट द डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उसको हमें उन बटन्स को उनकी रिक्वायरमेंट को उन फील्ड्स को रेडी करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता जा रहा है क्योंकि हमारा आज मॉर्निंग शो है। ज़रा मैं स्पेसिफिकली सवाल मैं आपसे फ्रेम कर देता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स जो है वो बाहर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे आपकी बाहर अपॉर्चुनिटीज़ आपने बात की है, वो उसको अवेल करना चाहते हैं, ब्रेन ड्रेन का बेशक वो उतना ख्याल रखें, पर्सनली अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान रखना होता है। अब हम स्पेसिफिक टारगेट करते हैं अपने चाइनीज़ स्कॉलरशिप को, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स अब ये तो फील्ड टू फील्ड वेरी करता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने कंप्यूटर साइंस के बच्चों को गाइड कर देता हूँ कि वो जो है ना एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं यूनिवर्सिटी के उसके प्रोफाइल में जाते हैं, वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के अलग-अलग प्रोफेसर्स के ईमेल आईडीज़ अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप वो ईमेल आईडी अपने बच्चे लें और उसके बाद उन ईमेल आईडीज़ के ऊपर वो फिर एक अपना प्रपोजल बनाएं। प्रपोजल में अब ये होता है कि जी मैंने फॉर एग्जांपल BS IT में, BS CS में मैंने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाया था जी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें मैंने ये वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, तो वो क्या करते हैं वो एक अपना प्रपोजल बनाता है। अब ये भी है कि आउट ऑफ कंट्रीज़ जितने भी हैं वो आफ्टर ग्रेजुएट हम वहाँ पे बुलाते हैं, अंडर ग्रेजुएट आप इधर से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जाके आप अपने MSc लेवल की क्लासेस वहाँ से जाके ले सकते हैं, वहाँ से जाके फिर स्कॉलरशिप भी अवेल होता है। अच्छा, अब वो इसका एक प्रोसीजर है, मतलब आपने फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैंने स्कॉलरशिप हंट करने हैं
सितंबर 2025 में। तो मुझे जो है ना इसकी जो तैयारी है वो पिछले नवंबर दिसंबर से शुरू करनी चाहिए थी। मतलब दिसंबर 2024 से मुझे ऑनवर्ड टिल नाउ तक सारा डाटा इकट्ठा करना, प्रपोजल बनाना, अपनी सीवी को इंटरनेशनल लेवल पे बनाना, और ये सारा काम मुझे करना चाहिए था। और फिर उसके बाद मैं आके उन प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकता हूँ, फिर वहाँ से रिप्लाई आता है कि हाँ जी आपका प्रोफाइल जो है। अच्छा, अब वहाँ पे मतलब एक वास्ट ऑफ जो है ना नॉलेज का और डोर ओपन होता है कि वहाँ पे आपके पास 20 फील्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे काम हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड के अंदर होता है, अब आप अपना इंटरेस्ट शो करवाते हैं कि भाई मैं ना इस फील्ड में जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, उसके अंदर उसने उसी हॉस्पिटल से रिलेटेड डाटा डाला है। अब उस बच्चे को एक्सपीरियंस होगा उसका, ठीक है। अब वही काम वो आगे हाई लेवल तक। सर हम रिकॉर्ड जो हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर भी ज़रा हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। जो आप तैयारी पूरी समझा रहे थे वो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह हम जो है वो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बाहर जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, उससे हम किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी सर, ज़रा स्टेप बाय स्टेप एक स्टूडेंट के लिए समझाइएगा कि उसने क्या, जैसे अब उसकी फर्स्ट करें ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो गई है तो उसने क्या करना है। हाँ जी, उसमें सबसे पहले तो ये है कि कुछ हमारे HEC स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करवाती है, उस पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। HEC क्या करती है, उसकी स्क्रूटनिंग करती है। अच्छा, सबसे अगर आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया तो आप अपना मैट्रिक का, FA का जो रिज़ल्ट हैं, रिज़ल्ट कार्ड हैं या डिग्रीज़ हैं, उनको वेरीफाई करवाते हैं। बोर्ड्स से वेरीफाई करवाते हैं। फिर एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो आप बनवाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से। फिर उसके बाद आप IBCC जाते हैं, वहाँ से अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाते हैं। IBCC के बाद फिर आपकी जो अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री है उसको आप, अभी HEC तो मास्टर लेवल की डिग्री को कर रहा है, लेकिन फिर साथ ये भी अंडर ग्रेजुएट भी वो कर रहे हैं। फिर आप मोफा से करवाते हैं। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। अच्छा, इससे पहले एक और भी प्रोसीजर है। ये डॉक्यूमेंट तो आपने कंप्लीट करके रख लिए, बट आपने अभी स्कॉलरशिप हंट नहीं किया, ठीक है, तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स का समटाइम तो हमारे पाकिस्तान में तो इस्तेमाल होते, समटाइम कुछ अदारे आपकी वेरिफिकेशन मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। तो एनीवेज, अब आपने क्या करना है, तो उससे पहले ये होता है कि आप अपना पहले स्कॉलरशिप हंट करें, जिसको बिफोर द टाइम 1 साल पहले से आपने स्टार्ट करना होता है। मतलब अगर बच्चा हमारा 8वें सेमेस्टर में आ चुका है तो उसको 6ठे या 7वें सेमेस्टर से कुछ गाइडलाइंस दी जाएँ कि यार पाकिस्तान में जॉब्स के हालात इस तरह के हैं, या आप HEC की उस पर अप्लाई करें, वहाँ पे भी स्कॉलरशिप आते हैं। HEC खुद भी भेज रहा है माशाल्लाह से बच्चों को बाहर, PhD के लिए भी, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए भी, इवन मास्टर्स के लिए भी भेज रहा है। इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा हमारे कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए भी भेजा। ये बहुत अच्छा इकदाम था, मैं उसको सराहता हूँ। और हमने उन बच्चों को वहाँ पे वेलकम भी किया चाइना के अंदर, और बहुत अच्छा उनको माहौल प्रोवाइड किया, और वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव जाता है कि हमारे बच्चे वहाँ से सीख लेते हैं। अच्छा, एनीवेज, अब वो बच्चे ने अप्लाई कर दिया, वहाँ से ईमेल आ गई, सुपरवाइज़र ने आपको एक्सेप्ट कर दिया। वो 2 चीज़ें आपको देता है, एडमिशन नोटिस दे देता है और साथ वीज़ा एप्लीकेशन देता है उस यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी जी, ओके। ज़फ़र साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे अज़दवाजी ताल्लुकात पे। हमने देखा कि किस तरह रिश्ता जो है वो ढूंढने से पहले के क्या मराइल हैं। अब हम शादी जो हो गई है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होनी चाहिए। अगर मिसट्रस्ट पैदा हो गया है रिश्ते में, तो उसको हमने अब किस तरह जो है वो उसका ख्याल रखना है। काउंसलिंग पे जाने से पहले मियाँ बीवी किस तरह अपने ताल्लुकात को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। जो भी क्लैशेस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है, सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम होता है या जो गैप बढ़ता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने का होता है, या कम्युनिकेशन ना करने का होता है कि लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, टॉपिक्स पे बात करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का जो एक स्किल्स हैं वो भी नहीं होती, हमारे अक्सर लोगों को सिखाई नहीं जाती। तो बात करते हैं, शख्स की नीयत सही होती है, इरादा सही होता है, वो बात भी सही कर रहा होता है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा होता है कि दूसरा शख्स उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ले लेता है। ठीक है। अच्छा, ये हमने बात की कि अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू इसको बेहतर करना है। अगर किसी शख्स के अंदर एक खुदादाती एक सलाहियत नहीं है, वो अपने इमोशंस को उस तरह नहीं बयान कर सकता, तो फिर उसका मुकाबला किस तरह करना है। दूसरे पार्टनर ने उसको किस तरह मोटिवेट करने का, यार अब अपने बारे में बताओ, अगर कोई मसला है तो बताएं। दरअसल हमारे कल्चर में तो ये ट्रेंड नहीं है। यूरोपियन कल्चर और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया, मलाइशिया, UAE वगैरह में अब प्री मैरिटल काउंसलिंग का जो है वो कोर्सेज लाजमी करार दे दिए गए कि शादी से पहले जो है वो उन्होंने सेंटर्स बनाए, वहाँ जाते
हैं वो आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि शादी क्या होती है, शादी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है, एक दूसरे को किस तरह से समझना है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारे जो रिलेशंस में प्रॉब्लम्स की वजह और तलाक की वजह है वो यही है कि कम्युनिकेशन गैप होता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है और एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे होते। तो ये चीज़ें हमारे कल्चर में बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर से जो है वो काउंसलिंग करें कि अगर आपसे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल रहा तो आप उनसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स लें, कम्युनिकेशन की स्किल्स लें, ताकि आप जो है बेहतर तरीके से रिलेशन को आगे बढ़ा सर बिल्कुल हमारे पास लास्ट 30 सेकंड्स हैं, अगर आप इसमें कोई अपना पैगाम देना चाहें कि काउंसलिंग के हवाले से लोग अभी भी उसको टैबू समझते हैं, लोग नहीं जाना चाहते, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा नाजरीन से, फिर मैं आपसे रुखसत लूँगा। कि टैबू हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस चीज़ को ख़त्म होना ज़रूरी है। आजकल तो वैसे एजुकेटेड लोग हैं, तमाम लोग अक्सर जो है उन्हें पता है इस चीज़ का, तो उन्हें इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए बल्कि उन्हें काउंसलिंग की तरफ आना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग होगी, जितना ज़्यादा वो काउंसलिंग करेंगे, उतना ज़्यादा उनके रिलेशन बेहतर होंगे। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का, आपने हमें तफसीलन ज़रा आगाह किया कि हम किस तरह जब अपने अज़दवाजी ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। ख़ास तौर पर हमने आज फोकस रखा कि शादी से पहले आपने किन चीज़ों पर ध्यान रखना है ताकि आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर रहे। अगर खुदा न खास्ता कोई मिस्ट्रेस पैदा हो जाता है तो कम्युनिकेशन से उसको बेहतर करना है, और अगर कोई मसाइल हल नहीं हो रहे तो लाजमी तौर पर किसी प्रोफेशनल के पास जाना है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आज आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या किया जा रहा है और बाहर जो है वो स्कॉलरशिप किस तरह विन की जा सकती हैं। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट भी पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।